आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? राम राम जी, सभी का स्वागत है। मैं बढ़िया हूँ जी। आप सब बताएं, आप सब कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है दोस्तों। सेशन को स्टार्ट करते हैं जी। आने में 2-4 मिनट में लेट हो गया आज। और आप बताएं, आप सब कैसे हैं? आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? और आप में से अगर कोई ऐसा है जिसने 2020 दिया हो तो वो अपने स्कोर अगर वो शेयर करना चाहे यहाँ पे तो कर सकता है, बिकॉज ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपको कुछ भी यहाँ पे शेयर करना है तो मेरी तरफ से सबसे पहला रिकमेंडेशन ये है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स सारी की सारी हाइड करके यहाँ पे भेजें, बिकॉज वो डिटेल्स आपकी जैसे उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है, फादर मदर नेम, जो भी डिटेल होती है वो सब अपनी तरफ से हाइड करके ही आप भेजना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं जी। शायद कैमरा जो है ऑफ हो गया है, मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। आप सेशन में बने रहे प्लीज। चलो जी, वॉइस बीच में शायद चली गई होगी, कैमरा भी चला गया होगा, कोई टेक इशू होगा, मैंने रिफ्रेश करा, सब चीजें जो है ठीक होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं जी आज की कहानी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बेहतरीन है। और हमने पिछली क्लास के अंदर जो बात करी थी वो हमने औरंगजेब की बात करी थी। देखिए यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक आपको मैं पकड़ाना चाहूंगा। हमने अभी तक जो बात करी है, हमने इस्लाम धर्म की शुरुआत से शुरू करा था। इस्लाम धर्म को समझने के बाद हमने ये देखा था कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आए थे, उसके बाद महमूद गजनवी, और उसके बाद आए थे मोहम्मद घोरी। 2 मिनट लेके आपको थोड़ा सा ट्रैक पकड़ा रहा हूँ। यहाँ से फाइनली कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं और यहाँ से स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। फिर वो खिलजी डायनेस्टी तक जाते हैं, फिर वो तुगलक डायनेस्टी तक बात पहुंचते हैं, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का एंड जो है 1526 में होता है। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो जाती है। दिल्ली सल्तनत खत्म होने के बाद 1526 से कहानी आगे चलती है। बाबर आता है, हुमायूं आता है, अकबर आता है, जहांगीर, शाहजहां, फाइनली औरंगजेब आता है। अभी औरंगजेब मरेगा 1707 में, तो इसके बाद से हम मॉडर्न इंडिया यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर आगे जो है थोड़ा सा मिक्सअप होगा, बिकॉज कई सारे फैक्टर्स, कई सारे प्लेयर्स फील्ड में उतर चुके हैं। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ हम एक पॉइंट ऑफ व्यू पे चल रहे थे। अब जो है देखिए, यहाँ पर एक तो मुगल्स जिंदा है, एक जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स की जगह मैं यूरोपियंस कह सकता हूँ, बिकॉज इस समय यूरोपियंस बहुत वैरायटी ऑफ यूरोपियंस थे हमारे पास। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे मराठास हैं, राजपूत हैं, और बहुत सारे अलग अलग जो एम्पायर्स हैं वो स्टैब्लिश हो रखे हैं। तो इन सब की जो है हम बात करेंगे। क्या एक बार कंफर्म करें, क्या फिर से कैमरा जो है ऑफ हो चुका है? ये क्या इशू आ रहा है? अरे कमाल हो गया। तो रुकिए दोस्तों, प्लीज पेशेंस बनाए रखें। मैं अपने पार्ट पे फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। जो बस की है वही कर सकते हैं हम तो। एक बार कंफर्म करेंगे आप सभी को आवाज साफ आ रही है? चलो आगे चलते हैं जी। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप सब चीजें समझ चुके हैं। अब आपके साथ जो आपके मार्क्स की बातचीत है वो बिल्कुल एंड में करी जाएगी। जो आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे भेज देना, और जाने से पहले मैं आपसे बात करके जाऊंगा। जी हाँ, आप मुझसे जाने से पहले रेज हैंड में बात कर सकते हैं, इस क्लास में भी, अगली क्लास में भी। बट मेक श्योर जो भी आप अपने डाउट्स भेजेंगे वो कोशिश करके 2 बजे तक भेज देना, क्योंकि जो डाउट्स की संख्या है उसी के हिसाब से मैं सेशन को कंक्लूड करता हूँ। तो मेक श्योर जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे 2 बजे तक भेज देना। ठीक है जी। जी हाँ, कल मार्क्स आ चुके हैं। चलो जी शुरू करें जी कहानी आज की। दोस्तों एक बार कंफर्म करें आप सभी तैयार है ना? अब यहाँ से हम औरंगजेब पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे, बीच में और कोई भी बात नहीं करेंगे। जाने से पहले आपसे बाकी बातचीत मैं कर दूंगा। चलो शुरू करते हैं जी। देखिए औरंगजेब के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब बहुत ही कट्टर इंसान थे, तो आप समझ चुके होंगे। इसने जो है बोनी ही करी थी अपने भाई को मार के, आपको शायद याद होगा। और उसे मारने के बाद इसने दूसरे भाई, तीसरे भाई की हत्या करा के अपने पिता को कैद कर दिया था, और उसके बाद बन गया था अगला मुगल बादशाह। हम जानते हैं कि 1658 में ये पहली बार इसने अपना कोरोनेशन करा, दूसरी बार 1659 में करा। तो इट हार्डली मैटर्स कि ये 1658 से बना है 1659 से बना, ये ऑप्शंस पे थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। लार्जली 1658 से ही माना जाता है। ठीक है जी। और 1707 में इनकी डेथ होगी, तब तक ये मुगल बादशाह रहेगी। आप यहाँ से कंटिन्यू प्रेयशी कर सकते हैं। आप 15 मिनट के लिए पढ़ के देखो। अगर आपको लगता है आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा तो उस केस में आप स्टार्टिंग से देख लेना कोर्स को। अगर आपको लगता है कि आप चीजों को समझ पा रहे हो तो आप यहीं से कंटिन्यू कर लेना। सभी जीके के सभी कोर्सेज की क्लास आएगी संधि, आप चिंता ना करें। ठीक है जी। मैंने आपको बताया था कि जिंदा पीर इन्हें कहा जाता था। ये सब अभी कल की बातें चल रही हैं, तो अगर आप कल की क्लास में थे तो इसे नोट ना करें, और आप कल की क्लास में थे तो भी इसे नोट ना करें, बिकॉज कल की क्लास आप जब रिपीटेड वर्जन देखोगे वहां पर आपको इसका डिटेल्ड रूप मिल जाएगा। जिंदा पीर के नाम से इन्हें जाना जाता था। मैंने आपको ये भी बताया था, चाहे पीर लिखा हो चाहे फकीर लिखा हो, इनका मतलब कहीं से कहीं तक कोई गरीब इंसान से जुड़ा हुआ नहीं है। इनका जो मतलब है, इनका मतलब है एक सेंट से। सेंट यानी संत, सूफी संत जो होते हैं उन्हें पीर कहा जाता है ना। आपने सुना होगा मजार होती है, तो वो सब जो है सूफी संतों से जुड़े हुए बातें हैं। शुरू में मैंने आपको बता दिया था। यहां तक कल हमने बात करी थी। ये ध्यान रखना, औरंगजेब जो है क्रूअल नेचर का था, और ये बहुत ही ज्यादा कट्टर माना जाता था। कट्टर शब्द क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। कट्टर शब्द वो होता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वो सही है और सिर्फ वही सही है। समझ गए? मैं जैसा कह रहा हूँ वो सही है और सिर्फ वही सही है। ये एक प्रॉब्लम वाली बात होती है हमेशा, बिकॉज मान लेते हैं कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, तो मैं हिंदू धर्म को सही कह रहा हूँ।
ठीक है, लेकिन मैं बाकी धर्मों को गलत कह रहा हूँ, वो हल्का कट्टर नेचर मेरा हो गया। बट अगर मैं मान लेते हैं कि अपने धर्म को भी सही मानता हूँ, आपके धर्म को भी सही मानता हूँ, तो उस केस में मैं इसे लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू कहूंगा कि मेरे हिसाब से मैं सही, आपके हिसाब से आप सही, ठीक है जी। तो ये कट्टर नेचर का था, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को चलवाना चाहेगा देश में? इन्हें लगता था कि इस्लाम जो है वही देश की तरक्की करा सकता है, तो ये चाहते थे कि इस्लाम का प्रमोशन हो। ये लाइनें बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आप समझ जाएंगे कि हाँ, जो औरंगजेब है उनका नेचर कैसा था, तो आपको चीजें समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, ठीक है। यानी औरंगजेब प्रमोटेड इस्लाम एंड इस्लाम ओनली, प्रमोटेड इस्लाम एंड इस्लाम ओनली, जिस भी तरीके आप चाहें इसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। आगे चले, डाउट बिल्कुल लूंगा मैं। चलो जी, अभी के लिए आप फोकस करें सभी लोग। अब देखिए, ये बड़े होते हैं और 1658 में उस गद्दी पर बैठते हैं, बट उससे काफी समय पहले इनका जन्म होता है, शायद आपको याद होगा 1618 में इनका जन्म हुआ था, इनका बर्थ हुआ था, और ये बने थे जो बादशाह है 1658 में, तो ये ऑलरेडी 40 ईयर्स ऑफ एज के थे। मतलब अगर आप नोटिस करते हो तो काफी बड़ी उम्र है बादशाह बनने के हिसाब से, तो इसका मतलब इनकी शादी हो चुकी होगी पहली। तो 1637 में इनकी शादी होती है। औरंगजेब मैरिड दिलराज बानो बेगम। औरंगजेब मैरिड दिलराज बानो बेगम, ये आपको नोट करना है क्योंकि यहाँ से सवाल बनेगा। मैं अगले पेज पे चलता हूँ। आपको अभी तक अपनी कॉपी में जो जो बातें नोट करनी थी वो एक ये वाला पॉइंट था कि इस्लाम का प्रमोशन करा। दूसरे नंबर पे 1637 में इन्होंने औरंगजेब ने शादी कर ली दिलराज बानो बेगम से। अगले पेज पे चलते हैं। अब देखिए, जो दिलराज बानो बेगम है, छोटे छोटे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बानो, ये जो है वाइफ ऑफ औरंगजेब थी, और ये जो है ऑल्सो नोन एज रजिया बीबी, इन्हीं को रजिया बीबी के नाम से जाना जाता था, ठीक है जी। शादी कब हुई बेटा, ये लिखा है ना, देखो 1637 में औरंगजेब ने शादी करी दिलराज बानो बेगम से, और दिलराज बानो बेगम जो है इन्हीं को हम रजिया बीबी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, रजिया बीबी जो है, आप शायद थोड़ा समझ पा रहे होंगे, इनकी एक तरीके से आप कहेंगे कि मुमताज महल रिश्ते में मदर इन लॉ हो गई। थोड़ा सा अगर आप अपना दिमाग चलाते हो तो आप इस बात को समझ पाओगे कि रजिया बीबी की एक तरीके से मदर इन लॉ हो गई, बिकॉज इनके पिता शाहजहां, उनकी वाइफ मुमताज महल थी, और यानी इनके जो औरंगजेब के पिता है, उन्होंने एक बहुत बड़ी इमारत बनाई थी ताजमहल नाम की, आप जानते हैं, जो कि आज भी दुनिया भर में जानी जाती है। तो यहाँ पर माना जाता है कि रजिया बीबी की भी कुछ ऐसी इच्छा थी कि मेरे लिए भी जो है औरंगजेब ऐसे ही कुछ बनवाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए औरंगजेब क्या करते हैं कि रजिया बीबी के लिए एक मकबरा बनवाते हैं, और ये मकबरा जो है आपको औरंगाबाद में देखने को मिलता है। ये एक्चुअली है टूम्ब ऑफ बीबी। जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनका मकबरा बनवाया जाता है, और टूम्ब ऑफ बीबी जो है ये कहाँ आपको देखने को मिलता है? औरंगाबाद में, औरंगाबाद महाराष्ट्र। और टूम्ब ऑफ बीबी को कहा जाता है बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ पर एक बढ़िया सवाल बनता है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने बहुत समय से आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप साथ में यूपीएससी की भी सोच रहे हैं, तो आपने यहाँ पे दो नाम सुने होंगे, एक सुना होगा आजम शाह, एक सुना होगा औरंगजेब। बहुत बच्चे इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं कि बनवाया किसने, मतलब बहुत सारी किताबें औरंगजेब कहती हैं और बहुत सारी किताबें आजम शाह कहती है ना, लेकिन मैं आपको वो सटीक चीज बताता हूँ जो कि अधिकतर बड़ी किताबें मानती हैं, न्यूज़पेपर्स मानते हैं, वो औरंगजेब। मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। देखिए, आजम शाह जो है, ही वॉज द सन ऑफ रजिया बीबी। तो क्या ये औरंगजेब के भी बेटे हो गए? बिल्कुल। एंड ये जो है, ये थे हस्बैंड ऑफ रजिया बीबी। आप अगर आज भी कोई करंट अफेयर्स का आर्टिकल देखते हो, जैसे पिछले साल ही न्यूज में था बीबी का मकबरा, आप आज से करीब 1.5 साल पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे एक तरीके से रिनोवेट कराने की कोशिश करी थी, उसका 45 लाख का बजट आया था, तो न्यूज में था। तो वहां पर भी अगेन ये एक तरीके से उजागर हो गया था टॉपिक की, बीबी का मकबरा भी पूछा, तो यहाँ से सवाल आने के चांसेस हो गए थे, और पूछे भी गए थे उसके बाद सवाल। तो वहां पर भी अगर आप पढ़ोगे, मान लेते आपको पिछली अखबार था हिंदू की पढ़ते हो या कोई बड़ी किताब पढ़ते हो, तो सब में यही लिखा गया कि औरंगजेब जो है, इन्होंने इसे बनवाना स्टार्ट करा था अपनी वाइफ के लिए, ठीक है। बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मान लेते हैं ऑप्शन में औरंगजेब नहीं दिखता, तब आपको आजम शाह की तरफ जाना है। क्या इस बात को आप समझ पाए? एक बार कंफर्म करें। देखिए, हिस्ट्री है, इसी तरीके चलती है कि मान लेते हैं आप कोई चीज बनवाते हैं, और हो सकता है कल को मान लिया जाए आपके भाई ने वो चीज बनवाई, यानी मुगल बादशाह औरंगजेब है लेकिन उसका बेटा आजम शाह है, और मान लेते हैं इनके साम्राज्य में कोई चीज बन रही है, तो उसमें किसी को भी क्रेडिट मिल सकता है। लेकिन अधिकतर जो ऑथेंटिक सोर्सेज औरंगजेब कहते हैं, इस वजह से मैं इस पर टिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो विद आजम शाह। इसे नोट करें, हम आगे चलते हैं। और ये जो बनवाया गया था, ये बनवाया गया था 1660 में, और अगर आप इस वाली किताब को पढ़ोगे तो इसमें 1668 लिखा है। अब मैं बार बार कंफ्यूजन आपका दूर नहीं करूंगा कि आपके लिए बेटर आंसर क्या है, वो औरंगजेब वाला आंसर है ना।
बस यही फ़र्क है देखो किताब से पढ़ने में और इंसान से पढ़ने में कि इंसान आपको लूप होल्स बता देगा जो किताब से आप पूछ ही नहीं पाएँगे। फटाफट इसे नोट करें, आगे चलते हैं फिर। समझ नहीं आया अभी समझाते हैं। अभी के लिए आप इसे नोट करें। देखिए, दिलरास बानो बेगम जो है औरंगजेब की वाइफ हुआ करती थी, ठीक है? जब उनकी मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने 1660 में बीबी का मकबरा बनवाना स्टार्ट करा। तो हस्बैंड होगा रज़िया बीबी के, तो पेपर सवाल पूछेगा किसने बनवाया, हम कहेंगे औरंगजेब ने बनवाया। कुछ किताबें कहती नहीं आज़म शाह ने बनवाया, ये उनके बेटे थे औरंगजेब के या फिर रज़िया बीबी के, आप है ना जी? तो इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने बनवाया। अब वो ऑप्शन पे थोड़ा-सा डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पर जो है क्या देखने को मिलता है। अगर आपको दोनों देखने को मिलते हैं, आई वुड गो विद औरंगजेब। अगर आपको एक देखने को मिलता है, तो आप सिंपली उस पे जा सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया संदीप, कि यहाँ तक आप समझ पाए। अब क्योंकि ये भी जो है संगमरमर का ही बना हुआ था, ये भी जो है संगमरमर का ही बना हुआ था, तो तो हम इसे बहुत हद तक मानते हैं कि ताजमहल जैसा दिखता है। अगर आप फोटो भी देखेंगे, कल एक बच्चे ने फोटो भी भेजी थी, उसमें आप देखोगे कि मतलब एक तरफ ताजमहल है, ताजमहल है और एक तरफ जो है बीबी का मकबरा है। अब देखिए इसमें आर्किटेक्ट की कमी है, पैसे की तो कोई कमी औरंगजेब को होगी नहीं, बिकॉज औरंगजेब एक बड़ा ही मुगल बादशाह थे, बनाने वाले की थोड़ी सी कमी रही होगी। अब टूम ऑफ बीबी जो है, क्योंकि ये मैच करती है ताजमहल से, तो इसी बीबी के मकबरे को कहा जाता है क्या, ताज ऑफ द डेक्कन। यस आयुष्मान, ताज ऑफ द डेक्कन, दक्कन का ताज, क्योंकि दक्कन का मतलब क्या हो गया जी, क्योंकि विंध्या के नीचे की तरफ है, समझ गए? विंध्या के नीचे दक्कन का पठार पड़ता है, डेक्कन प्लेट्यू पड़ता है, तो वहां का ताज, क्योंकि अपना असली ताज तो आगरा में है, विंध्या के ऊपर की तरफ है, सेंट्रल हाईलैंड वाले हिस्से में है। ये सब ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, तो इसे ताज ऑफ द डेक्कन भी कहा जाता है, ठीक है? अब देखिए कई सारे लोग इसे कॉपी ऑफ ताजमहल कहते हैं, जो कि किसी हद तक है भी, बट मैं वो चीजें लिखता हूँ जो कि एसएससी पूछता है। मैं आपको यहाँ पर कोई गाइड नहीं हूँ आपके साथ, जो औरंगाबाद में आपके साथ घूम रहा है और आपको बता रहा है कुछ चीजें। मैं एक तो टीचर हूँ, और एसएससी जो पूछता है मैं आपको वो चीजें बताऊंगा, ठीक है? इट इज कॉपी ऑफ ताजमहल कह सकते हैं, सिमिलर टू ताजमहल कह सकते हैं, सेकंड ताजमहल कह सकते हैं, बट ऑथेंटिक कीवर्ड जो है वो है ताज ऑफ द डेक्कन। आप इसे सेकंड ताजमहल भी कह सकते हैं, मुझे कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। बेटा औरंगजेब मरा था 1707 में अमित, और ये बना है 1660 में, ठीक है? ब्लैक ताजमहल नहीं है ये, वो कुछ कहानियां हैं बस, ये ब्लैक ताजमहल नहीं है, व्हाइट कलर का है, भी संगमरमर मार्बल से ही बना हुआ है, ठीक है जी? चलो आगे चलते हैं, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब समझते हैं बात को। अब क्योंकि औरंगजेब जो है वो बहुत हद तक मानते थे इस्लाम को, तो वो और कुछ भी नहीं चलने देंगे। तो आप मुझे गेस करके बताएं अपने इतने 11-12 सेशंस के दिमाग से कि ये सती प्रथा को बंद करेंगे या चालू करेंगे? बंद करेंगे। हाँ, ये अब दिमाग आपका लगवाऊँगा, बिकॉज़ आप नहीं सोचोगे तो फिर मैं मतलब कैसे ही सिखा पाऊँगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ये कहते थे कि ये सती प्रथा जो है, ये पूरे तरीके गलत है, जो कि देखो कहीं हद तक सही कह रहे थे, है ना? जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ऐसा नहीं, देखिए मैं एक धर्म को मानता हूँ, लेकिन मैं आँखों पे पट्टी बाँध के उसे नहीं मानता हूँ। अगर उसमें कुछ गलत है तो मुझे वो दिखना चाहिए, क्योंकि उसी धर्म ने मुझे कहा था, जब मुझे पढ़ाया गया था कि अगर कुछ भी गलत हो तो उसे रोकना है ना? तो वही धर्म मुझे कहता है कि हाँ, भई अगर कहीं कमी दिखे तो मेक श्योर यू करेक्ट इट। तो 1663 में जो औरंगज़ेब है बताता है अ, कि 1663 में क्या है कि सती प्रथा जो है, सती सिस्टम बैंड। बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं आप लोग, बहुत सारे मैसेज। आप खुद पढ़ के देखिए, आप खुद के सारे मैसेज पढ़ भी नहीं पाएँगे, आंसर तो बाद में देने की बात है। इनफैक्ट क्वेश्चन टैब इसीलिए अनअकैडमी ने बनाया कि आप अपने डाउट्स वहाँ पे भेजते रहें। आप इस चीज़ को समझिए, मैं कैसे ही जवाब दूँगा, है ना? समझिए चीज़ों को। 1663 में सती सिस्टम बैन हो गई, इसी के साथ आप कहेंगे 1663 या 1662 में जो है स्लेवरी, दास प्रथा बैन हो गई। स्लेवरी समझते हैं ना? स्लेवरी का मतलब होता है कि मैंने आपको खरीद लिया, आप मेरे गुलाम हैं, तो वो बैन कर दिया गया। उसका रीज़न देखिए क्या है कि वो दिल्ली सल्तनत के समय शुरुआत में चलता था। आप अब जैसे, लेकिन आप एक बात सोच के देखिए, क्या सैलरी पे किसी से काम कराना गुलामी है? आंसर इज नो, बिकॉज़ उसका मन है वो कल से नहीं आएगा। लेकिन गुलामी में क्या है कि अगर आपने किसी के जीवन का मोल दे दिया, तो आप उसे जब चाहे मार सकते हैं, जितना चाहे उससे काम करा सकते हैं, फिर वो आपका है पूरे तरीके, एक सामान के तरीके जो है आपने उसे खरीद लिया, जो कि पूरे तरीके गलत है, ठीक है? तो स्लेवरी जो है पूरे तरीके बैन हो गई 1662 में, 1663 भी कह सकते हैं, एक ही बात है, 1662 लिख देता हूँ, ठीक है जी? ये आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ चीजें आप समझना, इन्होंने क्या करा, बैंड कलमा, ये बड़ी हैरानी की बात है। कलमा बैन कर दिया। कलमा कोई कैसे बैन कर सकता है? कलमा तो जो है, दिस इज द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ कुरान। तो कोई कलमा को क्यों बैन करेगा कॉइन से? दिमाग लगाते हैं। सिक्कों के ऊपर जो कलमा लिखा जाता था, कलमा समझने की, मान लेते हैं मैं क्या करता हूँ, एक मेरे पास सिक्का है, उसके ऊपर क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ भारत माता की जय, ठीक है? अब मैं एक ऐसा नया प्रधानमंत्री आया हूँ जिसने ये चीज बैन कर दी, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे रीजन हो सकता है डिसरिस्पेक्ट। बिल्कुल सही आप लोग लिख रहे हैं फरीद, क्योंकि देखिए आपने सुना होगा शायद, मतलब पता नहीं ये सच है या नहीं है, मैं क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता, बट मैंने कहीं पढ़ा था कि एमएस धोनी का जो हेलमेट है विकेट कीपिंग का, उसके ऊपर आपको जो भारत का फ्लैग है वो देखने को नहीं मिलेगा, है ना? मैंने देखिए, मैं बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, कि किताब या फिर मैच, तो मैं किताब प्रेफर करता हूँ। तो मैंने सुनी है लेकिन ये बात,
अब उसका रीजन ये है कि वो कहते हैं कि इसे जमीन पे रखूंगा तो इसकी बेइज्जती होगी। कुछ यही कॉन्सेप्ट औरंगजेब का भी था कि अगर मैं सिक्कों पे कुछ ऐसी कुरान की चीज लिखवाता हूँ और वो जमीन पे गिरेगी, उससे मोल भाव होगा, तो उससे क्या है कुरान की इज्जत घटेगी। ये इसके पीछे लॉजिक था। कलमा इज द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ कुरान, तो उसे बैन करा गया कॉइन पे से। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात को आप समझ पाए। ठीक है जी, कंफर्म करें। ठीक है, अब हमारे धर्म में अगर आप शायद जानते होंगे, दशहरा और दिवाली, स्पेसिफिकली दिवाली, दिवाली पे जो है गैम्बलिंग करी जाती है। शायद आपको ये बात पता हो ना पता हो भी, ये तो मैं नहीं कह सकता, सब में नहीं करी जाती, बट बहुत सारे आप कहेंगे हिंदू धर्म के कुछ हिस्सों में करी जाती है। चाहे वो गैम्बलिंग 1 रुपए की हो, चाहे वो मतलब माना जाता है कि हाँ भाई गैम्बलिंग होगी। गैम्बलिंग वैसा कुछ वो नहीं है कि भैया जुए खेल दिए घरों के, मकानों के, बाइक स्कूटी के। छोटे छोटे रूप में गैम्बलिंग एक फन के रूप में कहें या फिर एक रीत पूरी करने के रूप में करी जाती है। 100 रुपए की जो है गैम्बलिंग करी ताश के पत्तों के रूप में, जिस भी तरीके। तो इन्होंने जो है दशहरे दिवाली पे गैम्बलिंग को बैन कर दिया था। रीजन आप समझ गए, क्योंकि ये दशहरे दिवाली में मानते ही नहीं। तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन्हें कि दशहरा क्या है और दिवाली क्या है। इन्होंने कहा भी ये सब बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। गैम्बलिंग के साथ साथ इन्होंने क्या करा, टोबैको बैन करा। टोबैको आप जानते हैं अब तक आ चुका होगा, 1670s चल रहे हैं और टोबैको आ चुका है पुर्तगालियों के साथ। तो तंबाकू बहुत बिकता होगा, तंबाकू से नशा होता होगा। और आप जानते होंगे शायद ये बात की इस्लाम धर्म के अंदर जो है, जो टोबैको है या सिमिलर चीजें पूरे तरीके बैन है। शायद आपको पता होगा अगर आप इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं, ये सब चीजें बैन है ना। तो ये कुछ चीजों पे इन्होंने काम करे। रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो है बहुत ज्यादा हद तक जो है इस्लाम धर्म को मानते थे और मानते थे कि यही है जो सही है। ठीक है जी, मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पाए। देखिए बैन होता है बनी फिर हट जाता है। जैसे सती प्रथा में आप देखेंगे, मैं कई जगह लिखता हूँ सती प्रथा बैन हुई, बिकॉज वो बैन होता था कुछ समय के बाद फिर हट जाता था। छोटा सा प्रूफ देता हूँ, आपके इलाके में हो सकता है पॉलीथीन बैन हो। मैं इस समय मुरादाबाद से लाइव, और यहाँ पर हर साल 2 साल बाद पॉलीथीन बैन हो जाती है, 2-3-4 महीने के लिए, और उसके बाद फिर से वो सेम सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके आप कुछ समझ सकते हैं कि तब के भी लूप होल्स कुछ रहा करते होंगे, फिर से चीजें जो है शुरू हो गई, फिर से अगले बादशाह ने बैन करी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ से थोड़ा सा मिक्सअप होने वाला है। मिक्सअप कैसे होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि 1670 1663 तक हम पहुंच गए हैं, और 1663 में बैकग्राउंड में एक ऐसा इंसान है जो कि महाराज माने जाते हैं, जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप महाराष्ट्र से हैं या फिर आप महाराष्ट्र कभी गए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप चाहे एक दिन के लिए महाराष्ट्र जाए, मुंबई जाए, सतारा जाए, पुणे जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है कि आपने नाम कभी सुना ही ना हो। मतलब आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ पड़ा हुआ, चाहे वो अखबार में, चाहे फोटो में, बैनर पे, कहीं ना कहीं आपको ये नाम जरूर देखने को मिलेगा। नाम इतना पॉपुलर है, एंड राइटली सो। ठीक है, अब छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो मैं कहानी है आपके साथ डिस्कस करूंगा थोड़ी सी, बिकॉज छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ये आप कहेंगे औरंगजेब जो है उनसे सीधी टक्कर लेते थे, और मतलब काफी हद तक जो है उन्हें टक्कर भी थी। मैं ये नहीं कहूंगा कौन जीता कौन हारा, बिकॉज औरंगजेब भी मुगल बादशाह है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, है ना। औरंगजेब जो है मुगल बादशाह है, तो उन्हें भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि भले ही हम शिवाजी महाराज जी को महान मानते हैं, लेकिन हम हिस्ट्री को नहीं बदल सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी हाँ, तानाजी वाला ही कॉन्सेप्ट है, बट मैं आपकी इसमें कुछ खास मदद नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैंने तानाजी नहीं देखी है। बहुत छोटा सा पोर्शन उसमें मैंने देखा, तो मैं बहुत ज्यादा उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप इजीली लिंक बना लेंगे जब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, बट मैं खुद नहीं देख पाया तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। चलो चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखिए कहानी क्या थी। जब 1650 से पहले के समय जो हमारा महाराष्ट्र वाला इलाका है, वहां पर बैठा हुआ था औरंगजेब। शायद आपको याद होगा, औरंगजेब जो है बैठा हुआ था अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर। मैं महाराष्ट्र को मान लेता हूँ कि औरंगजेब वहां बैठा हुआ। फिर 1650s में इसका ध्यान हटा और इसने अपना पूरा ध्यान जो है दिल्ली की तरफ, आगरा की तरफ, मुगल साम्राज्य की गद्दी की तरफ करा। और उस समय क्या है, यहाँ पर शिवाजी जो थे, इन्हें मौका मिला अपने आप को डेवलप करने का, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने का, तैयार करने का, और मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो जब औरंगजेब फाइनली यहाँ से औरंगजेब का ट्रांसफर हो गया और ये जाके दिल्ली में बैठ गया काफी समय तक, 10-15 साल, तो शिवाजी ने अपनी पकड़ जो है बहुत मजबूत कर ली, और एक एक करके शिवाजी ने क्या करा, औरंगजेब पे आक्रमण करने की कोशिश करी। बट शिवाजी ये बात जानते थे कि इतना आसान नहीं है आक्रमण करना एक ऐसे इंसान पे जिसने आधे भारत या आधे से ज्यादा भारत पे कब्जा करा हुआ है। तो ये कहते थे कि मैं जीतूंगा नहीं, बट मैं नुकसान जरूर पहुंचाऊंगा। मुझे पता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा पूरे तरीके, लेकिन हाँ, मैं मैक्सिमम चोट पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए शिवाजी ने अपना पूरा जीवन बिताया और पूरे तरीके हिंदुओं की रक्षा करने की कोशिश करी। बाकी शिवाजी के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, आगे संभाजी महाराज के बारे में हम अलग से एज अ टॉपिक पढ़ेंगे। मराठाओं को बिल्कुल शुरू से बिल्कुल अंत तक हम पढ़ेंगे। अभी के लिए जो है हम थोड़ा सा बस मैं आपको टच दे रहा हूँ कि 1664 में क्या होता है। 1664 में शिवाजी जो है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है दोस्त, शिवाजी लूटेड सूरत। सूरत को लूटते हैं शिवाजी, और इसे कहा जाता है फर्स्ट लूट ऑफ सूरत। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब पूरे इतिहास के पन्नों में जितनी बातें आप अपनी किताब में लिखेंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक सवाल ये बनता है। ठीक है जी, आप ये बात अपने पास नोट कर सकते हैं।
ठीक है। 1664 में शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा। इससे पहले भी कई बार लूटा था, बट सूरत को लूटना बड़ी बात थी क्योंकि औरंगजेब का ध्यान अब तक नहीं गया था शिवाजी पे, बट क्योंकि सूरत से बहुत ज्यादा ट्रेड होता था मुगलों का, तो सूरत को लूटने का मतलब है कि एक तरीके से आपके दरवाजे पे मैंने कोई चारदीवारी बना दी हो कि आपको महसूस हो जाए कि हाँ भाई कुछ कोई तो बड़ा ऐसा इंसान आया है, ठीक है जी। और 1664 में जैसे ही लूटा, अभी आपका मैसेज बेटा मैं पढ़ूंगा, जो थोड़ा समय दे, मैं आपसे 2:45 के आसपास इस बारे में बात करूंगा। 1664 में जब सूरत को लूटा गया तो यहाँ पर फाइनली औरंगजेब ने कहा भाई ये तो कुछ लोचा है, और 1665 में ही औरंगजेब ने क्या करा, दिमाग लगाया अपना और शिवाजी पे आक्रमण कर दिया। फाइनली शिवाजी जो है वहां पर मजबूर हो गए ट्रीटी करने के लिए, और यहाँ पर एक ट्रीटी साइन हुई। दिस वाज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस पेज पे जो जो लिख रहा हूँ रट लेना, प्रिंट कर लेना अपने दिमाग में। अब औरंगजेब खुद नहीं आए थे क्योंकि मुगल बादशाह थे, तो और ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो साइन हुई थी वो हुई थी छत्रपति शिवाजी महाराज एंड जयसिंह के बीच में। इन दो लोगों के बीच में जो है ट्रीटी साइन हुई थी। आप नोटिस करेंगे मैं यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज बोल रहा हूँ बट मैं लिख नहीं रहा, उसका भी एक रीजन है। देखिए कुछ चीजें मुझे अपने तरीके आप पढ़ाने दें, बिकॉज अब कई बच्चे कहेंगे अरे सर आप तो महाराज नहीं लिख रहे। भैया कैसे लिखूंगा जब काम ही 1674 में हुआ, तो 1665 में लिख दूं, आधा ज्ञान बड़ा नुकसान देता है। तो अभी के लिए मेरे साथ साथ चलो, जब सही समय आएगा आपको बता दूंगा कहाँ पे क्या लिखना है। शिवाजी और जयसिंह के बीच में जो है एक ट्रीटी साइन होती है जिसमें जयसिंह कहता है जी बात कुछ ऐसी है कि सबसे पहले तो जितने भी आपने अब तक फोर्ट्स लूटे हैं, फोर्ट्स पर जो कब्जा करा है वो वापस दो। समझ गए, मुझे वो वापसी चाहिए होंगे, मैं औरंगजेब की तरफ से आऊं। दूसरे नंबर पे आपको मुगल बादशाह औरंगजेब से मिलना होगा, औरंगजेब से मिलना होगा। ये दो पॉइंट्स इसमें रखेगा आपके सामने, ठीक है जी। फोर्ट्स वापसी करने होंगे आपको और औरंगजेब से मिलना होगा। तो शिवाजी ने इन बात को एग्री करा। शिवाजी जो है बड़े डेयरिंग माने जाते हैं, तो ये जो है वहां पहुंच गए, कोई खास दिक्कत की बात नहीं। और शिवाजी जो है औरंगजेब के सामने जब जाते हैं तो इनसे इनकी बहस हो जाती है। एक आध मूवी भी है कोई पुरानी जिसमें शायद नसीरुद्दीन शाह साहब जो है उन्होंने रोल करा है, मेरा ख्याल औरंगजेब का, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इनकी बहस हो जाती है वहां पे। और उस चक्कर में औरंगजेब क्योंकि ऑब्वियसली मुगल बादशाह है तो उनमें बहुत जो है अकड़ होगी, तो यहाँ पर क्या होता है कि कैद कर लिया जाता है शिवाजी को। यानी शिवाजी को धोखे से कहें, सही तरीके का जैसे भी कहें, शिवाजी वॉज कैप्चर्ड। समझ गए जी। अब शिवाजी गॉट कैप्चर्ड लिखें, जो भी आप अपनी फैंसी अंग्रेजी में लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है जी। ट्रीटी देखिए तब होती है जब मुझे मान लेते चारों तरफ से घेर लिया गया, तो मैं फाइनली सुलह करने पे मजबूर हो जाऊंगा, तो वो सुलह को ही ट्रीटी का नाम दिया जाता है। यानी क्योंकि औरंगजेब की सेना बहुत बड़ी है अबे, तो वो क्या करेंगे जब अटैक करेंगे, तो ऐसा नहीं है देखिए कि शिवाजी के पास कितनी ही बड़ी सेना हो बट औरंगजेब भी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, तो फाइनली आप कहेंगे मिडवे निकाला जाता है ट्रीटी के रूप में, ठीक है जी। मुझे मूवी का नाम ध्यान नहीं, ये भी कंफर्म नहीं मूवी है सीरियल है क्या है, बट हल्का सा चीज जो ध्यान है मैंने आपको बताया, ठीक है जी। मराठा एम्पायर भी बड़ा था, काफी बड़ा था बनी, बट औरंगजेब के एम्पायर से थोड़ा छोटा था, ठीक है जी। चलो अभी रिपीट करेंगे। शिवाजी को कैप्चर कर लिया गया, बट कुछ ही समय के बाद बट ही मैनेज्ड टू एस्केप 2 years लेटर। समझ गए, 2 साल बाद जैसे ही इन्हें मौका मिला ये वहां से फरार हो गए। अब जो औरंगजेब है उसकी कैद से निकल के वहां से निकला है, समझ गए। अब सोच के देखो, औरंगजेब जिसने अपने भाइयों को, अपने पिता को नहीं छोड़ा, उसकी कैद से बाहर निकल के आना, और आते ही ठीक 2 साल के बाद, क्योंकि 1665 में ट्रीटी साइन हुई थी, 1667 तक ये भाग के आए थे। 1667 के 3 साल के बाद यानी 1670 में इन्होंने करी सेकंड लूट ऑफ सूरत। और इसके बाद जो है शिवाजी का दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि बहुत ही बड़ी बात है औरंगजेब के मेन इलाके को 2 बार लूटना बिना डरे। तो 1670 में हुई सेकंड लूट ऑफ सूरत, और इसके बाद की कहानी हम जो है पढ़ेंगे जब मराठाओं के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। फटाफट आप इसे नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। लूट क्यों करे, ठीक है, लूट क्यों करी अभी आपको बताता हूँ, रिपीट करते हैं विदाउट पॉलिटी। आप मुझे क्वेश्चन टैब में भेजे जाएं, मैं कोशिश करूंगा पूरा इसी क्लास में ले लूँ आपका डाउट, वरना अगली क्लास में फिर भेजते हैं, ठीक है जी। चलो आगे चले दोस्तों। ज्योग्राफी का बैच इसी महीने में आएगा ऋषभ, सेकंड हाफ में। सेकंड लूट का नाम कुछ नहीं था, सेकंड लूट ऑफ सूरत ही याद है, इसे बोला जाता है। चले आगे, चले दोस्तों आगे। चलो 1670 में हुई सेकंड लूट ऑफ सूरत। यहाँ से भागने के बाद जो है फाइनली औरंगजेब जो है जो शिवाजी महाराज है उनकी पकड़ बहुत अच्छी बन जाती है, और आगे जाके जो कहानी है वो हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के अंदर, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, लूटा क्यों जाता है। देखिए लूटने के 2 कारण होते हैं। एक तो उससे मिलता है कैपिटल,
कैपिटल ज़रूरी है क्योंकि आपको ऑब्वियसली अपनी आर्मी मेंटेन करनी है, सोल्जर्स को तनख्वाह देनी है, चीज़ें खरीदनी है, वेपन्स खरीदने हैं ना। अपनी जान मुझे भले ही बचानी है, लेकिन उसके लिए मुझे जो है अनाज से लेकर जो तमंचे हैं, चाकू है, जो भी चीज़ें हैं, वेपन्स है, मुझे वो चाहिए होगा। कैपिटल के साथ साथ जो है सामने वाले को महसूस कराने वाली बात होती है कि यस आई एम समथिंग। ये समझ पा रहे हैं? यानी एक तरीके का चैलेंज होता है कि मैं वो इलाका लूट के दिखा दूं जिसे तुम अपना सबसे मजबूत मानते हो। याद है ना, एक मूवी है रॉकी करके, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जिसका अब सेकंड पार्ट आने वाला है। उसके अंदर जो है वो उसी के किले में, उसी के जो पूजा हो रही होती है केजीएफ, वहीं पे जाके जो है उसे मारता है। क्यों वहीं पे जाके मारता है? उसका रीजन ये है कि अपना दबदबा बन सके। समझ के लास्ट सीन है उसका। और वहीं पे क्यों मारा जाता है? क्योंकि दबदबा बन सके। आई होप आप थोड़ा सा लिंक कर पा रहे हैं। ठीक है जी, मैं अधिकतर का सेम है मोइन, अपनी पकड़ बनाने के लिए ऐसा करा जाता है। ठीक है जी, चलो आगे चले दोस्तों। दैट ही नेवर कॉल्ड हिमसेल्फ एज हिंदू किंग। If there is a wrong conception regarding Shivaji, that he never called himself as Hindu king, but in a समझा नहीं बेटा आपका मैसेज क्या है? आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने कभी भी इन्हें हिंदू किंग, रुक के बात करें बेटा थोड़ा सा। आप इसे अपने मैसेज कॉपी कर लो। जब मराठाओं की बात करेंगे तो वहां पे आप मुझे दोबारा भेजना। ठीक है जी, चलो मैं अभी थोड़ा सा मुगल जोन में हूँ तो मैं इसी में रहना चाह रहा हूँ। चले आगे दोस्तों। चलो 1670 के बाद थोड़ी सी और कहानी समझाता हूँ। बैकग्राउंड में जो औरंगजेब है वो क्या कर रहा है? मंदिरों को तबाह कर रहा है। औरंगजेब ने क्या करा 1669 में? लूटेड लिखें, डिस्ट्रॉयड कहें, क्या करा? हिंदू टेम्पल्स, और साथ में बैंड ऑल हिंदू फेस्टिवल्स। नहीं गौरव, अब प्रोमिनेंट टेम्पल्स एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, जैसे कि सोमनाथ मंदिर, आप जानते हैं बहुत फेमस मंदिर है, गुजरात वाला। इसके अलावा काशी विश्वनाथ है, केशव राय मंदिर, और भी कई सारे मंदिर हैं। जितने भी बड़े मंदिर से सबको तबाह करने की कोशिश करी गई थी। ये वाराणसी में आपको देखने को मिलता है। काशी वाराणसी का ही पुराना नाम है, तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। केशव राय मंदिर भी जो मथुरा का है उसे भी जो है तोड़ा गया था। बहुत सारे ऐसे मंदिर तोड़े गए थे। ठीक है जी, हिंदू फेस्टिवल्स को बैन कर दिया गया था। रीजन आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर सिखिज्म की बात भले ही हम नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सिखिज्म भी बैकग्राउंड में चल रहा है। जहांगीर जो है उन्होंने गुरु अर्जन देव की हत्या करी थी। तब से जो सिख है और जो मुगल है एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है। और उस चक्कर में जो सिख है वो भी पूरे तरीके रिवोल्ट कर रहे हैं मुगलों के खिलाफ, यानी वो भी मुगल्स को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और माना जाता है कि 1675 में जब औरंगजेब ने पकड़ लिया था गुरु तेग बहादुर जी को और उन्हें मजबूर करा था कि या तो जो है इस्लाम धर्म अपना लो या फिर अपनी जान दे दो, तो उन्होंने हंसते खेलते अपनी जान जो है दे दी थी। यानी 1675 में। आप सभी के बेटा मैसेजेस इस समय इग्नोर करे जा रहे हैं। मैं जानता हूँ ये बात आपको सुन के बुरा लग रहा होगा, बट आप इस बात को समझिए। औरंगजेब किल्ड गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी जो है, ध्यान रखेंगे, इनकी हत्या कर दी गई। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है जी, मैं उम्मीद करूँगा बात समझ गए। दिल्ली में जो चांदनी चौक वाला इलाका, बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं। चांदनी चौक लिख देता हूँ मैं आपके लिए, चांदनी चौक या रेड फोर्ट, सब एक ही बात है। रेड फोर्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। ये जो है गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी। और अगर आप कभी गए हैं वहां पर चांदनी चौक या लाल किला, तो लाल किले के सामने ये गली जा रही है, बिल्कुल सामने। यहाँ से आप सीधा जाओगे तो टी पॉइंट पड़ता है। टी पॉइंट से सीधा जाओगे तो यहाँ पर आपको बाकी इलाके, पराठे वाली गली वगैरह दिखता है। यहाँ बीकानेर वाला बहुत बड़ा सफेद सी बिल्डिंग में है। यहाँ पर एक गुरुद्वारा पड़ता है जिसका नाम है गुरुद्वारा शीशगंज। वो गुरुद्वारा शीशगंज इन्हीं की याद में जो है बनवाया गया। तो गुरुद्वारा शीशगंज जो है, आप कभी जाएंगे तो साइज में बहुत बड़ा गुरुद्वारा नहीं है। बंगला साहिब तो बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है, बट अगेन बहुत फेमस है। बहुत भीड़ आपको वहाँ देखने को मिलेगी, बिकॉज वो भी जो है एक बहुत बड़े इतिहास के बहुत बड़े पन्ने से जुड़ा है, यानी वो इनकी मृत्यु से जुड़ा है। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात पूरी तरीके समझ चुके हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जी। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जजिया। और जजिया जो है, इस शब्द का मतलब आपको पता होगा, दिस इज रिलीजियस टैक्स। जकात का मतलब कोई बता सकता है? जकात का मतलब है दान। दान का मतलब होता है डोनेशन। तो जब भी हम बात करते हैं लगा, तो जकात नहीं लगता। जकात तो हम देते हैं, है ना। और चुपके से अगर मैं कुछ पैसा देता हूं तो उसे जकात माना जाता है। और जजिया जो है रिलीजियस टैक्स होता है। और जजिया जो है काफी लोगों ने शुरू करा, काफी लोगों ने चलाया। शायद आपको याद होगा मोहम्मद बिन कासिम ने इसे शुरू करा था। हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ। उसके बाद जो है ब्राह्मणों से लेने वाला फिरोज शाह तुगलक था। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बट ये सब आपके नोट्स में होना चाहिए। बैन कराने वाला जो इंसान था वो था अकबर। और रीस्टार्ट करने वाला इंसान था औरंगजेब। औरंगजेब इसे फिर से शुरू कर देता है।
मोहम्मद बिन कासिम शुरू करता है। अब कई किताबों में आप देखोगे, गूगल करोगे तो वहाँ पर आपको बड़ा-बड़ा लिखा दिख जाए कुतुबुद्दीन ऐबक। आप कभी नोटिस करना कि कौन से रूलर ने जो है स्टार्ट करा जो जज़िया है। क्योंकि उसका रीज़न क्या है, सवाल की स्टेटमेंट बच्चा नहीं समझ पाता। बच्चा तो बस ये कहता है कि सर ने गलत पढ़ा है, बच्चे को और काम क्या है। भैया रूलर की बात हो रही है, तो रूलर जो है यहाँ पर वही माना जाएगा जिसने आके सल्तनत की शुरुआत करी। तो उस केस में आपको वहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक दिख सकता है। बाकी आपको ऑप्शन से खेलना यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है? मोहम्मद बिन कासिम कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बहुत लोगों ने चलाया, अकबर ने बंद करा और फाइनली औरंगज़ेब ने उसे रीस्टार्ट कर दिया। क्या इस बात को आप समझ पाए? एक बार कंफर्म करेंगे, ठीक है जी, ऑल गुड है। अब यहाँ से जो है मैं आगे बढ़ूंगा, 1680s की तरफ हम लोग चलेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे किस तरीके कहानी आगे की तरफ बढ़ती है। 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह जी हैं, बिल्कुल आपने सही लिखा है। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, बताएं। नो डाउट। शिवाजी वाला पार्ट रिवीजन वाली बात है तो एंड में कराया जाएगा, टैक्स वाली बात नहीं समझे। शिवाजी को कहाँ पकड़ा, वो जहांगीर औरंगजेब किल्ड सिख गुरु। और भी कई लोग हैं ग्रीन, आगे चल के पढ़ाया जाएगा फरूख शेर जी की जब हम बात करेंगे, और भी कई सारी बातें करेंगे। आप थोड़ा समय मुझे दे, आपको समझ आ जाएगा। बीबी का मकबरा 1660 में बना, औरंगजेब ने बनवाया। जी हाँ बिल्कुल फरीद, औरंगजेब ने रीस्टार्ट करा था। देखिए यही तो बच्चा जो है, अरे मेरे रट्टू पोपट, जकात का सिर्फ मतलब समझाया गया है। जकात का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जकात न जाने कब से चलता आ रहा है। जकात एक अच्छी बात है, जैसे कि आप दान देते हो अपनी जेब से बिना किसी को बताए, वो जकात होता है। तो जकात कभी बंद ही नहीं हुआ, तो जकात जो है शुरू कहाँ से होगा? ठीक है जी, मैं उम्मीद करूँगा बात समझ गए। शिवाजी को कहाँ पकड़ा गया, इसके बारे में हम बात, शिवाजी को पकड़ा गया था जब वो औरंगजेब से मिलने गए थे। तो इस मतलब कहाँ पकड़ा गया वाला आंसर नहीं होगा इसमें। जब वो औरंगजेब से मिलने गए थे दिल्ली, तो वहाँ उन्हें जो है आप कहेंगे कैद करा गया था। मिडीवल आज खत्म होगा नहीं होगा, अभी नहीं बता सकता मैं। दिवाली वाली बात नहीं समझ आई। कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए क्या बताया था मैंने? बताया था दिल्ली सल्तनत को पहला इंसान जिसने जजिया शुरू करा वो रिश्ता कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाएगा, बिकॉज दिल्ली सल्तनत ही वहां से स्टार्ट हुई है। ठीक है, बट कुतुबुद्दीन ऐबक इज नॉट अ सुल्तान। अगेन देखिए ऑप्शन से खेलने वाली बात है, ठीक है जी। जजिया जो स्टार्ट हुआ था, ये रीस्टार्ट हुआ था औरंगजेब के द्वारा 1679 में। चलिए आपके सवाल का आंसर हो गया, ठीक है जी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया को रीस्टार्ट कर दिया था। पिछली स्लाइड आप देख लें, फटाफट से नोट कर लें। अब आपका ये जो बातचीत है हम पूरी करते हैं, अब मैं आगे चलता हूँ जी, कुछ और बढ़िया बात आपके साथ करता हूँ, ठीक है जी। अभी तक सब बढ़िया चल रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको चीजों को समझाता हूँ। शिवाजी महाराज जो है, इनकी बात हम बाद में करेंगे। अभी के लिए बस मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जो शिवाजी है, इनके एक बेटे हुआ करते थे शंभाजी। थोड़ा सा ना देखो, अब आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। हलवा पसंद है आपको? हलवा खाना तो पसंद होगा, हलवा बनाना पसंद नहीं होगा, लेकिन मुझे हलवा बनाना बड़ा पसंद है। मैं एक आध दो सेशनों में बहुत तगड़े हलवे बनेंगे स्क्रीन पे, तो थोड़ा सा मिक्सअप होगा, बट धीरे धीरे जो है चीजें समझ आ जाएंगी। अभी के लिए बस इतना याद रखो, जो शिवाजी महाराज है इनके बेटे हैं शंभाजी महाराज। अभी के लिए इतना ध्यान रखना, ठीक है जी। अब ये क्यों बता रहा हूँ आपको, उसका रीजन पता लग जाएगा। देखिए औरंगजेब जो है, इनके कई बेटे हुआ करते थे। औरंगजेब के टोटल माना जाता है 5 बेटे थे, 5 सन्स। उनमें एक बेटा हुआ करता था, इनका एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था अकबर। औरंगजेब के बेटे का नाम अब बताओ, मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना भाई। औरंगजेब की पर्सनल दिक्कत है, उसने अकबर नाम रख दिया। अब इसमें मेरे को ब्लेम करेंगे लोग, अरे सर अकबर तो वो था। अब मैं क्या कर सकता हूँ मेरे भाई, अब जो है वो है, ठीक है। ये अकबर था, आप कहेंगे अकबर टू, बिल्कुल अकबर टू कह दो और बताओ, ठीक है, द्वितीय कह दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम था अकबर। अब 1681 तक आते आते जो है अकबर रिवोल्ट कर देता है, ठीक है। अकबर जो है रिवोल्ट कर देता है। अकबर रिवोल्टेड अगेंस्ट औरंगजेब, ठीक है, एंड वेंट टू साउथ इंडिया, ठीक है जी। साउथ इंडिया चले जाते हैं एंड टुक सपोर्ट फ्रॉम शंभाजी। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? शंभाजी बताना इसलिए जरूरी था, ठीक है जी। औरंगजेब जो है उसका एक बेटा हुआ करता था जो औरंगजेब के खिलाफ हो गया था, और उसके बाद वो शंभाजी के साथ मिल जाता है, ठीक है जी। आप थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखेंगे परिवार जो है वो परिवार में एकता कितनी जरूरी है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं इस बात को, तो ये कहानी जो शुरू करी गई जहांगीर के द्वारा शुरू करी गई। जहांगीर ने जो है अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करा, जहांगीर के बच्चों ने उसके खिलाफ, उसके बच्चे, मतलब कि जब तक आप मुगल साम्राज्य आप पढ़ेंगे तो ये सब चलता ही रहेगा, बिकॉज वो ये सबकी अपनी अपनी डिमांड है। किसी को कार्टून नेटवर्क देखना है, किसी को 10 स्पोर्ट्स देखना है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डिस्प्यूट तो होगा ही। तो ये डिस्प्यूट चलते थे, बिकॉज सबको होता था कि अरे मैं भी स्कूटी चलाऊंगा। अब स्कूटी ऐसे कैसे, अकबर ने, वो औरंगजेब ने इतनी मेहनत करके जो है स्कूटी अपने नाम करी है, तो कुछ समय तो स्कूटी चलाएंगे ही ना। अब ये नहीं हो गया जी मैं स्कूटी चलाऊंगा, वैसे थोड़ी होगा। 1681 में जो अकबर है, उन्होंने जो है
औरंगजेब के अकबर ने और विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ, साउथ इंडिया मिशन पे चले गए, संभाजी की सपोर्ट ले ली। अब यहाँ पर आप चीजों को समझे, थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी है कि संभाजी ने बिल्कुल सही करा। अगर आप मराठा पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि जो दुश्मन है उसी के एक अपने को अपने साथ कर लो, इसमें क्या दिक्कत की बात है, जिससे कि कम से कम कल को उनसे लड़ने में हमें थोड़ी मजबूती मिल जाए। आगे चलते हैं जी। इसके बाद अब औरंगजेब को रीजन मिल गया साउथ इंडिया जाने का। रीजन समझ गए क्यों? क्योंकि अब औरंगजेब का बेटा भी साउथ इंडिया में जा चुका है उससे विद्रोह करके, और साथ में जो है औरंगजेब के बेटे के अलावा जो साउथ इंडिया उस पर पकड़ बनानी भी जरूरी है। अब इसका मतलब ये होगा औरंगजेब जो है चले जाएंगे साउथ इंडिया, वेंट टू साउथ इंडिया टू स्टार्ट द साउथ इंडिया मिशन इन 1682। 1682 में औरंगजेब जो है साउथ इंडिया चले जाएंगे और साउथ इंडिया मिशन की शुरुआत कर देंगे। क्या इस बात को आप समझ पाए? और यही साउथ इंडिया मिशन is also this South India mission known as graveyard of Aurangzeb because he never came back। वो इतने उलझ गए थे साउथ इंडिया मिशन में कि वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाएगी, वापसी आ ही नहीं पाएंगे। समझ पाए? यानी ये साउथ इंडिया मिशन जो है 1682 का, यही औरंगजेब का ग्रेवयार्ड माना जाता है, और क्योंकि यहाँ से कभी वापसी नहीं आ पाएंगे। जैसे कि आप है एसएससी की तैयारी में उतरे थे यूपीएससी सोच के, अब एक बार आप आ गए, वंस एन एसएससी एस्पिरेंट ऑलवेज एन एसएससी एस्पिरेंट। तो यहाँ पर भी कुछ वही कहानी हुई कि एक बार ये साउथ इंडिया मिशन गए तो वहीं के होके रह गए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चले दोस्तों, आगे कुछ वही वाली बात है कि हम पल्सर 220 लेने जाते हैं और फाइनली जो है हम कहते हैं कि पल्सर 180 ही दिला दो, क्योंकि वरना तो प्लेटिना लेनी पड़ेगी, है ना। ऐसे ही होता है बहुत बार कि बचपन में तो मैं खुद जो है सोचा करता था, मैं अपने घर वालों से बहुत जिद करता था। पता है, पहले एक पल्सर आती थी जो बड़े फ्रंट वाली होती थी, पता नहीं आपने देखी नहीं देखी, उसका जो आगे हेडलाइट वाला पोर्शन काफी बड़ा हुआ करता था, और मैं बहुत जिद करता था अपने घर वालों की मुझे वो लेनी है, बट वो पल्सर बेचारी आना बंद हो गई और मैं वो ले नहीं पाया कभी। दिस साउथ इंडिया मिशन इज आल्सो नोन एज औरंगजेब्स ग्रेवयार्ड बिकॉज ही नेवर केम बैक फ्रॉम दिस मिशन। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात को आप समझ पाए। ठीक है जी, चलो चले दोस्तों आगे। क्या यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं? चले दोस्तों आगे। चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अब लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, भले ही ये वापसी नहीं आ पाए, बट ये मिशन जो है इनका सक्सेसफुल माना जाता है, क्योंकि ये साउथ इंडिया जाने के बाद जिस पर्पज से गए थे, गोलकोंडा को, हैदराबाद को, बीजापुर, कर्नाटक को कब्जे में लेने, ये पूरे तरीके से उसमें सफल हुए थे। यानी अगले पेज पे लिख देता हूँ, साउथ इंडिया मिशन ऑफ औरंगजेब is considered to be a success। तब नहीं दिलाई तभी तो आज कीमत समझ आई, तब दिला देते तो आज कहाँ यहाँ तक पहुंच पाते। तो जो नहीं मिलता वो बहुत सही होता नहीं मिलता। साउथ इंडिया मिशन ऑफ औरंगजेब इज कंसिडर्ड टू बी अ सक्सेस बिकॉज देखिए, जब अकबर का समय हुआ था उसके बाद आगे धीरे धीरे जो है चीजें आगे बढ़ी, और जब शाहजहां की मृत्यु हुई, समझ गए ना, जब 1658 तक मुगल डायनेस्टी had 19 सूबास, 19 प्रांत, समझ गए, 19 प्रांत, 19 प्रोविंसेस हुआ करते थे। समझ गए? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे कब्जे में जो है मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, ये सब हैं। इस तरीके मैंने कहा 19 इलाके ऐसे हैं जो मेरे कब्जे में। इसे देखिए सूबा कहते हैं, सूबा ही कहा जाता है, सूबेदार वाला, समझ गए ना। याद करो, अहमदनगर का सूबा जो है वो कब्जे में था औरंगजेब के, तो ये सूबा है, एक सूबा हो गया। ठीक है जी। हिंदी में काहे के आगे थोड़ा सा लिखे, हाँ सुनो, 19 सूबा हुआ करते थे, और एक बार आप दोबारा लिखे। अच्छा, हिंदी में काहे नहीं लिखते हैं बेटा, ये पूछ रहे हैं, सुनो एक बार आप कंफर्म करें। अच्छा, ये नहीं पूछ रहे, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप बेटा ये पूछ रहे तो सेम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप हिंदी में काहे नहीं लिखते हैं सेम मैसेज? बेटा आपने भी इंग्लिश में लिखा है ना, देखो। तो ये हिंदी वर्सेस इंग्लिश ना करते हुए हम कंटेंट पे फोकस करते हैं, आप चिंता ना करें, मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। 19 सूबा हुआ करते थे। सूबा का मतलब आप समझ गए। देखिए, छोटी मोटी हंसी मजाक हमारी सारी चलती रहेगी, बट हमें लार्जर पिक्चर से फोकस नहीं हटाना है ना। लार्जर पिक्चर अपने दिमाग में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर की बात बुरी लग गई तो मतलब हम अरे बुरा ही मान गए, ऐसा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। अपने को पढ़ाई करनी है, अपने को बस सिलेक्शन लेना, चाहे जो हो जाए। ठीक है, चलो फोकस करें। हाँ, और ये जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना, ये सब भी घर पे ऐसी बात करते हैं, तो यहाँ पे कूल बनते हैं, सोचते हैं कि अपना नाम और डीपी बढ़िया लगा दी तो बढ़िया। कुछ नहीं है बेटा, सब ऐसे ही है। चलो 1658 तक मुगल डायनेस्टी हैड 19 सूबास या 19 प्रांत हुआ करते थे। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं।
अब यहां पर क्या होता है कि औरंगजेब, नोट करते चलना, बाद में स्लाइड स्लाइड मत करना। औरंगजेब एडेड बीजापुर टू मुगल डायनेस्टी इन 1687 and then गोलकोंडा इन 16, इसे 1686 कर देते हैं, इसे 6 कर देना बेटा, 1686 फटाफट नोट करें। ठीक है, अब प्रांत और प्रोविंस एक ही बात है कशिश, हिंदी इंग्लिश का फर्क है बस। चलें दोस्तों आगे देखिए, जो गोलकोंडा जब मैं कहता हूं तो ये इलाका आपका कौन सा पड़ता है, हैदराबाद वाला। आज तो हैदराबाद एक बहुत छोटा सा इलाका रह गया है, आप देखेंगे हैदराबाद बस एक शहर बन के रह गया है। पहले का जो हैदराबाद है बहुत ही बड़ा हुआ करता था। अगर आप रिलेट करना चाहे तो पहले का बॉम्बे आप इमेजिन करेंगे तो आप समझेंगे बॉम्बे वॉज लाइक महाराष्ट्र प्लस गुजरात वाला इलाका। अब बॉम्बे मुंबई बन के रह गया, एक छोटा सा शहर है ना। तो अब इसी तरीके जो बीजापुर है, बीजापुर आपका कौन सा हो गया, कोई बता सकता है? बीजापुर आपका पूरा का पूरा कर्नाटक हो गया। आज तो बीजापुर बस एक जगह है विजयपुरा के नाम से, आपको शायद पता होगा। और पहले पूरा का पूरा कर्नाटक जो है लार्जली हम इसे बीजापुर कहा करते थे। तो क्या मैं कह सकता हूँ टोटल सूबे जो है औरंगजेब के समय कितने हो गए, 21। तो ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम फॉर मुगल एम्पर। समझ गए? इससे ज्यादा कोई आया ही नहीं, ना इससे पहले ना इसके बाद, जिसने 21 सूबे ऐड कर दिए। तो ये नंबर भी ध्यान रखना है, कौन से दो ऐड हुए ये ध्यान रखना है, कब ऐड हुए ये ध्यान रखना है, और किसने ऐड करा ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, क्या यहाँ तक आप बात समझ गए? कैपिटल शिफ्ट नहीं करा था, बनी खुद गए थे। मैं एमपी आया हूँ, मैं इंदौर आया हूँ कई बार कॉलेज की इवेंट्स वगैरह से। बाहा का एक इवेंट शायद आपने सुना होगा इंदौर में होता है, उससे आया हूँ। उसके अलावा तो नहीं आया। चलिए दोस्तों आगे, 21 टोटल सूबे थे भारत के अंदर। ठीक है जी, मैं बेटा दिल्ली और यूपी दोनों से ही हूँ। 60-70% लाइफ दिल्ली की है, 30% लाइफ यूपी की है। अब आप खुद बैलेंस बना लें जैसा आपको ठीक लगे। चलिए दोस्तों आगे। चलो जी बिल्कुल दाओ, चलो फोकस करते हैं जी अपने कंटेंट की तरफ, ध्यान देना। ठीक है, अब एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, आपने नोटिस करा है कि ये साउथ इंडिया मिशन पे चला तो गया है, और दिल्ली में कोई बैठा तो होगा। तो इसका एक बड़ा खास इंसान हुआ करता था, बड़ा खास इंसान, मतलब 30-32 साल तक लगातार कोई अगर वजीर है तो बहुत बड़ी बात है। वो है असद खां। असद खां बोला जाता है, असद खान। असद खां वॉज दी, बहुत बढ़िया सीखते चले, वजीर ऑफ औरंगजेब। आजाद खां भी कह सकते हैं। अरे अरे मेरे सर, सब बातें ठीक है, नहीं देखो ये छोटी छोटी बातों पे मत फंसो, ये बेकार की बातें हैं। ठीक है, इन पे मत फंसो कि सर परसेंटेज ऐसे बनाऊं या मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूं। पहले ये समझ लो मल्टीप्लाई बाय 100 करना था या डिवाइड बाय 100 करना था, ये काम का है, ये काम का नहीं है। ठीक है जी, तो जरा फोकस उस बात पे कर लो। कोई ठीक है जी, कोई कहेगा अरे सर डिवाइड ऐसे बनाऊं, या मैं तो ऐसे पढ़ा था ये भी डिवाइड होता है। अरे भैया सब डिवाइड होता है, मुद्दे की बात समझ लो। आसाद खां या आसद खां, आजद खां, जैसे भी आप समझना चाहो, लो भैया लो लो, तुम खुश हो जाओ। आसद खां जो है ये वजीर हुआ करते थे औरंगजेब के। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फॉर अराउंड 30 ईयर्स। ठीक है जी, क्या इस बात को आप समझ पाए? एंड कंट्रोल्ड द मुगल एम्पायर ऑन बिहाफ ऑफ औरंगजेब। क्या इस बात को आप समझ गए? व्हेन ही वाज इन साउथ इंडिया, यानी ये औरंगजेब की जगह सब्स्टिट्यूशन टीचर थे 30 साल, 30 साल तक के लिए, पूरा तो नहीं लेकिन आखिरी के काफी समय तक। ठीक है जी, इस बात को आप समझ गए, ये आपको पता होना चाहिए, वजीर है औरंगजेब के। इतना कट्टर बादशाह की वजह से हो सकता है एंटी मैटर, औरंगजेब है ना वो, तो हो सकता है जान प्यारी। बाकी देखिए नीयत कईयों की साफ भी हो सकती है। आसद खान वाज द वजीर ऑफ औरंगजेब फॉर अराउंड 30 इयर्स एंड कंट्रोल्ड द मुगल एम्पायर ऑन बिहाफ ऑफ औरंगजेब व्हेन ही वाज इन साउथ इंडिया। यहां तक आप समझ गए, सारी बातें तो बढ़िया चल रही। अब सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक याद आया मुझे, अरे टीयर 2 भी तो है। ऐसे ही होता है ना बच्चों का, जैसे कल याद आया होगा बहुत सारे लोगों को, अचानक ही मोटिवेशन मिल गई होगी, ओहो ये तो ऊपर वाले ने नंबर दे दिए, 10 नंबर फालतू आ गए, टीयर 2 दे देता हूँ, है ना। अचानक इसे भी ऐसे याद आएगा, यार एक बेटा हुआ करता था अपना अकबर नाम का, वो आया आजकल, जरा गूगल करो। तो गूगल करा तो पता लगा कि वो पड़ोस में ही था, यानी वो मराठाओं के पास ही था, आपको शायद याद होगा। तो औरंगजेब अटैक्ड मराठास टू कैप्चर अकबर। समझ गए? बट अकबर
रैन अवे, अकबर यहाँ से भाग गया। अकबर ने कहा मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ पे। अकबर यहाँ से चला गया, अकबर एस्केप्ड, और माना जाता है कि पर्शिया ईरान की तरफ ही चले गए थे, वहीं पे इनकी रास्ते में कहीं मृत्यु हो गई। ठीक है, ये कहानी जो है 1689 की है, 1689। तो 1689 में, क्योंकि अकबर देखिए इनका बड़ा दुश्मन नहीं था, बड़ा दुश्मन कौन था? बड़ा दुश्मन था मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य में उस समय एक इंसान हुआ करते थे, औरंगजेब, किल्ड शंभाजी महाराज एंड कैप्चर्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ट्विस्ट आने वाला है, हिज वाइफ येसुबाई एंड सन ऑफ शिम्भाजी। शाह, ये शाहू जो है आगे जाके छत्रपति शाहू महाराज बनेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से पेपर कहीं मुश्किल सवाल पूछ चुका। ठीक है जी, पीएम तो एक होते हैं, बढ़िया इंडिविजुअल वजीर के प्लस के पास आपने बोला था पीएम लाइक पोस्ट, बट पीएम तो एक होते हैं, बट यहाँ इंडिविजुअल वजीर कैसे हैं? ऑलमोस्ट देखिए, ये प्रगति यहाँ पर पीएम होने का मतलब एग्जैक्टली पीएम नहीं है, पीएम जैसा है। और औरंगजेब जो है ये हेड है, यानी औरंगजेब के पास रियल पावर है, बट इनके जो मंत्रिमंडल है उसका एक हेड है, जो कि पीएम की उपाधि यानी वजीर की उपाधि जिसे दी गई है। ठीक है, आपकी लाइफ को मोमोज की चटनी में कैलकुलेट करो, 30% व्हाइट चटनी, 70% लाल चटनी, व्हाइट चटनी, मुरादाबाद लाल चटनी। बिल्कुल आप सही लिखते हैं, बिल्कुल आपने चटनी फैला दी, रायता फैला दिया आपने, क्या बात है, मोमोज के बिना वो भी, ऐसे कैसे काम बनेगा? कोई बात नहीं, चलो जब तक लाल चटनी ज्यादा है सफेद चटनी से, आई एम ओके विद इट। औरंगजेब अटैक्ड मराठास टू कैप्चर अकबर, बट अकबर रन अवे 1689 में, और अकबर के भागने के बाद औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कैप्चर कर लिया। यहाँ पर जो बातें आपको ध्यान रखनी है, कशिश थोड़ा बेटा 1-2 दिन का समय देना होगा, सही समय आने पे बता पाऊंगा। संभाजी महाराज जी की वाइफ का नाम ध्यान रखना, और इनके बेटे का नाम ध्यान रखना। अब संभाजी महाराज जो है, ध्यान रखेंगे, लिख देता हूं, संभाजी जो है ये है सन ऑफ शिवाजी। ठीक है जी, और शाहू जो है ये है ग्रैंड सन ऑफ शिवाजी। वर्थ नोटिंग है, विश्वास मानिए, यहाँ से काफी अजीब, जब राजा राम जी की बात करूंगा तो सब मिक्सअप हो जाएगा, तो अभी के लिए इसे नोट कर लेना, शिवाजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बच्चे यहाँ पर मिक्सअप करते हैं, तो मेक श्योर इस बात को अच्छे से आप नोट करें। ये शाहू जो है 1708 तक कैद रहेंगे वहां पे, सोच के देखो 1689 में कोई पकड़ा गया है तो 11 और 7 18 साल तक वहां कैद रहेंगे, और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी तो इनसे अगला जो बादशाह बनेगा वो शाहू को आजाद कर देगा। सोचो क्या कमाल की बात है ना। तो वेट है, लेकिन देर है अंधेर नहीं वाली बात है। 17-18 साल तक जो है शाहू महाराज कैद रहेंगे औरंगजेब के पास। औरंगजेब की जब मृत्यु होगी तब जाके जो है शाहू आजाद होंगे। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, देखो कि 1618 में कोई पैदा हुआ है, 1689 हो गए, मरने का नाम ही नहीं ले रहा कोई इंसान। सोच के देखो, क्या ये बच्चों के लिए इरिटेटिंग है बहुत ज्यादा? मतलब सोच के देखो कि उनका लाइसेंस भी रद्द होने वाला है, उन्हें स्कूटी नहीं चलाने को मिल रही, तो बच्चे कह रहे हैं यार ठीक है यार, हम वेटिंग में है, क्या कर रहे हो, इतनी लंबी बात कहाँ कर रहे हो तुम? तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी परेशान होने लग गए। औरंगजेब लिटरली बूढ़ा हो चुका है, बट मृत्यु नहीं हो रही है औरंगजेब की। औरंगजेब धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब माना जाता है कि जब जब इनकी उम्र और बड़ी 1700 के आसपास पहुंची, तो इनका एक बेटा था, वो 65 साल का हो चुका था। सोच के देखो, बेटा 65 का हो चुका है, सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुका है, और अभी भी जो है वो उम्मीदों में है कि क्या पता मैं कुछ बन जाऊं या ना बनूं। समझ पाए, कई सारों का सपना सपना ही रह गया कि करके कहीं बच्चों की मौत हो गई, बट औरंगजेब जो है ये लग रहा है बचपन से योगा करा करते होंगे, और ये जो है अभी भी उस गद्दे पर विराजमान है। फाइनली जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई, और औरंगजेब डाइड, औरंगजेब डाइड इन 1707। ठीक है जी, 1707 में इनकी मृत्यु हुई, और कहाँ पे दफनाए गए, इनकी टूम कहाँ पर है? दौलताबाद, महाराष्ट्र। ऐसे लिख लो, डाइड इन अहमदनगर। अहमदनगर इनके दिल के करीब था, आप शायद जानते ही होंगे। और टोम जो है इनकी दौलत, ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, समझ गए साउथ इंडिया मिशन क्यों ग्रेवयार्ड है? बिकॉज खेल खत्म ही हो गया। ये 1708 में ऋषि था, लेकिन ये अलग से पढ़ाया जाएगा आपको। नहीं, क्योंकि साउथ इंडिया मिशन के दौरान ही इनकी डेथ हो गई थी, और हिमांशु, क्योंकि वही चल रहा था और इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी हमेशा के लिए वहीं पे कैद हो गए थे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बनी। चलो आगे चले दोस्तों, मैं उम्मीद करूं यहाँ तक आप समझ गए, ये बात आप अपने पास नोट करें। करीब 1 घंटा हो चुका है, तो आपको ब्रेक दे दूं मैं। आपके पास 1 या 2 मिनट का ब्रेक है, आप ब्रेक लें, दिमाग को शांत करें, और कोशिश करें कमेंट्स थोड़े से कम करें, और हम जो मुलाकात करते हैं 2 मिनट के बाद। ठीक है जी, आप प्लीज सेशन में बने रहें।
एक बार कंफर्म करेंगे। चलो जी, शुरू करते हैं जी कहानी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको सारी बात पूरे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और जो बाकी डेटा है वो कवर करने की हम कोशिश करेंगे। औरंगज़ेब की मृत्यु हो चुकी है, शायद ये बात आप समझ चुके होंगे। और आखिरी पॉइंट बस मैं आपको यहाँ पर अब जो है नोट कराऊंगा। मुझे बताएं यहाँ तक आप सारी बात समझ चुके हैं? सब कुछ बताया जाएगा। सिखिज्म को आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, मराठाओं को आपको अलग से। देखिए अभी हमने जो पढ़ा है ये हमने पढ़ा है औरंगज़ेब पॉइंट ऑफ व्यू पे, यानी मुगल पॉइंट ऑफ व्यू पे। अब आपको यहाँ से आगे चलूंगा तो मैं मॉडर्न पढ़ाने से पहले ही कुछ और डेटा लिखवाऊंगा। जैसे कि पहले आखिरी बात लिख देता हूँ कि जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी ऑफ औरंगजेब, ये आलमगीर, आलम वेरी हैप्पी बर्थडे गौरव। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से आज छुट्टी लें, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आज पूरे तरीके एंजॉय करें आप। आलमगीर नामा, और ये लिखा गया है बाय कासिम। अब बाय कासिम आपको दिख सकता है, बाय आपको दिख सकता है, मोहम्मद कासिम, अलग अलग नाम हो सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। काजिम दिख सकता है, कासिम दिख सकता है, सब एक ही बात है। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखें। आपका भी बर्थडे है, वेरी हैप्पी बर्थडे भैया। आज आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो जिसका भी आज जन्मदिन है। अच्छे से अपना बर्थडे मनाएं और रिटर्न गिफ्ट में मुझे अपना सिलेक्शन दें। चलें दोस्तों आगे, यहाँ तक आप बात समझ गए। मोहम्मद कासिम या कासिम जिस भी तरीके आपको लिखा हुआ दिखे आप नोट कर सकते हैं। आलमगीर नामा, अब देखिए यहाँ पर भी ना कई सारी ट्विस्ट है। जो मोहम्मद कासिम है, माना जाता है कि इन्होंने इनके जीवन के शुरुआती दौर में ही सिर्फ आलमगीर नामा लिखा था, उसके बाद जो है इन्हें नौकरी से हटा दिया गया था। बट इतना डिटेल में अपने को जाने की कोई नीड नहीं है। अपने को मुद्दे की बात सीखनी है, पेपर पूछेगा, अपने को टिक करके आगे बढ़ना है। क्या यहाँ तक आप बात समझ गए हैं दोस्तों? हमने अभी पढ़ा है औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर आपका जो मिडीवल इंडिया है वो पैक होता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, एक बहुत बड़ा चंक आपने जो है पूरा कर लिया है। अब इसके बाद हमारा जो पोर्शन बचा है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। और ये बताओ, कुछ लगा है, महसूस हुआ है कि सही जगह आए हो, सीखने को मिला है? बिकॉज मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं देने बैठा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक सिंपल एक स्टोरी चल रही है। स्टोरी हम रोज आते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और घर चले जाते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको फायदा हुआ है। आप लास्ट स्लाइड आप आराम से देख लो। यहाँ से जब अब मैं किस तरीके आपको पढ़ाऊंगा आपको मैं अभी बताता हूँ। नई भूमिका, इसका आंसर बहादुर शाह जफर होगा। चलो ठीक है, यहाँ तक आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। अब यहाँ तक टिक गए तो मुझे पूरा विश्वास है आप कोर्स पूरा आराम से कर लेंगे। बिकॉज जिसकी हिम्मत टूटनी होती है उसकी शुरू के 2-4 सेशन में ही टूट जाती है। ठीक है जी, सब बताऊंगा परफेक्ट बेटा, सब लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, घबराओ मत। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहो। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ क्या कहानी है। इधर मुगल्स हम पढ़ते पढ़ते आए थे, और मुगल्स जब हमने पढ़ा था तो हमने 1526 से 1707 तक पढ़ लिया है। लेकिन इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने आपको बीच बीच में कई बार कहा कि अभी हम सिखिज्म पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ सिखिज्म भी चल रहा था, तो सिखिज्म हमारा छूट गया। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा मराठा छूट गया। इसी तरीके ऊपर हमारा कहीं पे विजयनगर एम्पायर छूट गया। बहुत सारी चीजें ऐसी जो छूटते गए हैं। वाई? बिकॉज हम मुगल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझ रहे थे। तो मॉडर्न पे स्विच करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेमवर्क डेवलप करूंगा। यानी अभी तक तो हम समझ रहे थे कि औरंगजेब ने ये करा है ना। अब हम समझेंगे कि मराठाओं ने क्या करा। अब हम समझेंगे कि विजयनगर एम्पायर वालों ने क्या करा, ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें तुगलक साम्राज्य हरिहर बुक्का छोड़ के क्यों गए। पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे, है ना। अरे भैया सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। पूरा कोर्स होने के बाद भी बता देना, और भी कुछ पढ़ना हो तो वही बता देना। ठीक है दोस्तों चिंता मत करो, घबराओ मत। तुम कहोगे तो पेरिस भी पढ़ा देंगे, लेकिन पेरिस अपने पेपर में आता नहीं ना, क्या करो, मजबूर हूँ। ठीक है, चिंता मत करो, अभी के लिए बस पढ़ते चलो, सब करा दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र। ठीक है, देखिए अभी तक आप जहां से भी पढ़े हैं, मैं जानता हूँ ये पुराने जख्म हैं आपके जो उबर उबर के आ रहे हैं कि कहीं यहाँ भी तो धोखा नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे ढंग से पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपने अभी तक जहां जो पढ़ा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर आपको सॉलिड तरीके पढ़ाया जाएगा, और किस तरीके कोर्स पूरा होगा आप खुद ही उसे देख लोगे। ठीक है जी, यहाँ पर छोटे छोटे कोर्स नहीं दिए जाते हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है आपका सिलेबस पूरा कराने की। आपका पेपर शाम को नहीं है ना, तो आराम आराम से आप भी पढ़े, आराम आराम से मैं भी सिखाता हूँ। चलो आगे चलते हैं। ठीक है जी, चलो बिल्कुल आप भरोसा बनाए रखें। अब यहाँ से जो मैं आपके साथ कहानी शुरू कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मराठा साम्राज्य की। मराठा साम्राज्य हम पढ़ेंगे तो आपको अपनी कॉपी में हेडिंग डालना है मराठास, मराठा एम्पायर। नया पन्ना खोले और वहां पे लिखे मराठा एम्पायर। और अब हम यहाँ से जो है बिल्कुल ले लेंगे बनी, आप चिंता मत करो, सही समय आने पे मराठा एम्पायर की थोड़ी सी हम बात करते हैं। ठीक है जी, आज हम मराठाओं का बेस बना लेंगे, आने वाले सेशन में मराठा को भी कर लेंगे और भी एक टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक है जी, मराठा एम्पायर की थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए मराठा एम्पायर जो है ये कहाँ से बनता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। 1627 आप अगर थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हैं तो 1627 का मतलब जहांगीर जो है अभी बस लुढ़कने ही वाले हैं। जहांगीर जो है उनकी मृत्यु होने वाली है, हो चुकी है जैसा भी। और शाहजहां जो है फाइनली गद्दी पर विराजमान हुए हैं। थोड़ा सा मैं उम्मीद कर रहा हूँ रिलेट आप कर पा रहे हूँ। शाहजहां जब उस गद्दी पर बैठते हैं, थोड़ा सा जो है बिल्कुल अग्री ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लेकिन ऑल ऑफ दिस टू आंसर जस्ट 1-2 क्वेश्चंस सच अ वास्ट सिलेबस, नो मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑल ऑफ दिस फॉर अराउंड 10 lakhs पर एनम सैलरी एंड दैट फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन स्टेबिलिटी फॉर लाइफ
फॉर योर फैमिली एंड यू। तो मेरे हिसाब से उसके लिए तो इतना वास्ट सिलेबस पढ़ सकते हैं। देखिए इसे नंबरों में ना तोले, इसे जीवन से तोले, तब आप समझेंगे कुछ नहीं है। मराठा एम्पायर की बात मैं आपसे कर रहा था। 1627 में जन्म होता है एक इंसान का जिन्हें हम जानते हैं शिवाजी के नाम से। और वहीं पे जो मुगल साम्राज्य है उसमें शाहजहां उस गद्दी पर बैठे हुए हैं। शाहजहां उस गद्दी पर बैठेंगे, 1658 तक उन्हें उस गद्दी से हटा दिया जाएगा जब तक शिवाजी महाराज जो है बड़े हो जाएंगे। बड़े होने के बाद जब औरंगजेब जो है दिल्ली चले जाएंगे तो शिवाजी महाराज जो है सूरत को 2 बार लूटेंगे। अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी सब लिखूंगा, समझने की कोशिश करना। और जब शिवाजी महाराज सूरत को 2 बार लूटेंगे तो लोगों में उनकी प्रसिद्धि बहुत बन जाएगी कि हाँ भाई ये एक महान इंसान है हमारे बीच, और आगे चल के इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का टाइटल दे दिया जाएगा। और फाइनली जब इनकी डेथ हो जाएगी तो उनके जो बच्चे हैं संभाजी महाराज, वो उस गद्दी को संभालने की कोशिश करेंगे। और भी एक आध इंसान है जो संभालने की कोशिश करेगा। आगे चल के शाहू महाराज उस गद्दी को संभालेंगे। फिर धीरे धीरे पेशवाज जो है उनका रोल बढ़ने लगेगा। और आपने मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो उसमें जो बाजीराव है वो बाजीराव पेशवा माना जाता है, सबसे महान पेशवा हुआ करते थे। इस तरीके से धीरे धीरे हम मराठा के जो महाराज हैं उनसे पेशवाओं तक शिफ्ट होंगे। फिर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि मराठाओं का पतन हो गया। आप जानते होंगे एक बैटल हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें जो संजय दत्त है वो आया था, उसने अर्जुन कपूर को बहुत ही बुरे तरीके हराया था, शायद आपने मूवी देखी होगी। एंड उसके बाद जो मराठाओं का पतन हो गया और धीरे धीरे मराठा जो है खत्म हो गए। और हम आखिरी पेशवा के बारे में पढ़ के खत्म कर देंगे। नहीं देखी, बहुत सही करा, आप मूवी ना देखें, उससे बढ़िया तरीके मैं ही आपको यहाँ पे चीजें समझा दूंगा। ठीक है, क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं दोस्तों? हम इस तरीके पढ़ेंगे कि शिवाजी महाराज से शुरू करेंगे और आखिरी पेशवा तक हम जाएंगे। ठीक है जी, चलो समझते। कौन सी मूवी नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैं आपका 2-3 घंटे खराब नहीं कर सकता इंसानियत के नाते। मेरे में इतनी इंसानियत बाकी है कि मैं आपके 2-3 घंटे जीवन के नहीं खाना चाहता, तो मैं आपको मूवी का नाम नहीं बताऊंगा। मराठा एम्पायर की बात करते हैं, समझने की कोशिश करना। देखिए जो मुगल्स हैं वो इस्लाम धर्म को माना करते थे। और मुगल्स जो है इस्लाम धर्म को मानने के साथ साथ जो है हिंदू धर्म या बाकी जो धर्म है उन्हें नष्ट करने की कोशिश करते थे। आपसे जानते होंगे कुछ एम्प्रेस ऐसे हैं जो अच्छे थे, कुछ ऐसे हैं जो बुरे थे। बट ओवरऑल जो है उसमें कोई भी, अगर मैं ए धर्म को मानता हूँ तो मैं बी धर्म को डाउन करने की कोशिश करूंगा। अब इसी चीज को देखते हुए कई सारे लोग जो है उनके खिलाफ हो गए। जैसे कि साउथ में आप देखोगे तो मराठास उनके पूरे तरीके खिलाफ थे। अगर आप उत्तर में देखते हो तो राजपूत उनके खिलाफ थे। अगर आपने देखा है तो जब से दिल्ली सल्तनत है तब से ही जो राजपूत है वो हर समय लड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत बार जीतते हैं, बहुत बार हारते हैं, बट लड़ते हमेशा है। दूसरी तरफ सिखिज्म, भले ही उनके सपोर्ट में इनिशियली सब चीजें सही चल रही थी, बट बाद में सिखिज्म जो मानने वाले लोग हैं, सिख धर्म के लोग, वो भी जो है उनके खिलाफ हो जाते हैं। इस तरीके से क्या है, जो मुगल साम्राज्य है भले ही बहुत बड़ा एम्पायर था, बट उसे भी जो है बार बार अटैक्स झेलने पड़ते थे। हम बात करते हैं साउथ इंडिया की तरफ से होने वाले अटैक की, जो कि मराठाओं के द्वारा करा जाता है। देखिए मराठा एम्पायर जो है ये ऐसा तो नहीं है मराठास पहले नहीं हुआ करते थे, मराठास तो न जाने कब से है। लेकिन मराठा एम्पायर की जब मैं आपसे बात करता हूँ, मराठाओं को एज एन एम्पायर किसने खड़ा करा, तो इसमें नाम आता है बाय छत्रपति शिवाजी महाराज। समझ गए जी? यानी आपका परिवार तो न जाने कब से था, उस परिवार को सरकार के दस्तावेजों में चढ़ाने का काम हो सकता है आप करें आगे चल के सरकारी नौकरी लेके। समझ गए? यानी अगर एम्पायर वर्ड की बात करता हूं तो मराठा एम्पायर का फाउंडर जो होंगे वो होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, एक चीज मैं आपको फिर बता देता हूँ, कहीं पर मैं छत्रपति वर्ड ना यूज करूँ, महाराज वर्ड ना यूज करूँ तो ऑफेंड नहीं होना है। ठीक है, आप अकेले, मैं कहीं चाइना से नहीं आके आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी इसी देश का हूँ, है ना। तो मतलब ये सब इतना नहीं दिमाग लगाना है। नाजुक सा आपके पास 1400 ग्राम का दिमाग है, उसे सही जगह इस्तेमाल करना है। ये सब फर्जी बातें मेरे साथ बिल्कुल ना करें। ठीक है जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वारा जो है मराठा एम्पायर बनाया गया था। और ये जो है हिंदुओं को बचाने की पूरी कोशिश करते थे। उधर औरंगजेब कहता था कि मैं हिंदुओं को खत्म कर दूंगा भारत से, और इधर छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ये कहते थे कि ऐसे कैसे खत्म कर दोगे। ये कहते थे कि मैं हूं बादशाह, तो ये कहते थे मैं हूं हिंदू बादशाह। समझ गए? अब ये हिंदू बादशाह ये खुद को कहते थे, लोग इन्हें कहते थे, एक अलग बात है। बट शिवाजी महाराज को ही हिंदू बादशाह के नाम से जाना जाता था। यानी कौन इन्हें कहता था, खुद कहते थे, जो भी था, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इन्हें हिंदू बादशाह के नाम से जाना जाता था। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? यानी औरंगजेब जो है और हिंदुओं के खिलाफ थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज जो है हिंदुओं के पूरे तरीके सपोर्ट में थे। अब अगले पेज पे चलते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं, फटाफट नोट करते चले। देखिए जो शिवाजी है, अभी मैं सिर्फ शिवाजी लिखूंगा बिकॉज छत्रपति की टाइटल इन्हें बाद में आगे चल के मिलता है। ठीक है, इसका कोई डे नहीं है नमन, ये समय के साथ साथ धीरे धीरे डेवलप होगा। आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आप समझोगे, कोई एक डे नहीं है जिस दिन एस्टैब्लिश हुआ, इट टुक टाइम। लास्ट स्लाइड आप फटाफट से देखिए। चलो, शिवाजी जो हैं, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज कहा जाएगा, इनका जन्म हुआ था पुणे में। अब देखिए हम इसे पूना बोलते हैं, बट एक्चुअली में पुणे है। अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो आपको पता होगा, मुझे पता ही नहीं था पूरे जीवन की, इसे पुणे बोलते हैं। फिर मैं महाराष्ट्र गया, काफी समय रहा, तो मुझे समझ आया कि प्रोनाउंसिएशन वेरी करती है ना। तो इसे पुणे बोला जाता है। और यहाँ पर एक फोर्ट है शिवनेर, शायद आपने सुना होगा, हो सकता है आप कभी गए भी हो। शिवनेर का किला, शिवनेर दुर्ग भी आप कह सकते हैं, शिवनेर फोर्ट जो है यहाँ पर है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, बर्थ प्लेस शिवनेरी फोर्ट भी हो सकता है, आपने सुना शिवनेरी कर देते हैं। ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ शिवाजी।
ठीक है जी। अब ये जो है थोड़ा समझने की कोशिश करना, बर्थ हुआ 1627 में। अब सब चीजें सही चल रही है, कोई खास दिक्कत नहीं है, अभी इनका जन्म हुआ है। और आगे चल के देखिए कितने भी महान इंसान आप देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पर एजुकेशन। इन्हें भी जो है एजुकेशन बहुत ही बढ़िया लेवल की मिली थी। जो इनके रिलीजियस टीचर थे उनका नाम हुआ करता था रामदास। लेकिन रामदास जी से तो इन्हें भले ही धर्म का ज्ञान मिला था, बट इनके एक और टीचर हुआ करते थे जिनसे इन्हें मिली थी प्राइमरी एजुकेशन, यानी बचपन में जो ज्ञान होता है वो मिला था इन्हीं के। प्राइमरी जो इनके एजुकेटर थे या प्राइमरी एजुकेशन जो इन्हें मिली थी वो मिली थी इनके दादाजी से, जिनका नाम था कोणदेव। समझ गए जी? यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? कंफर्म करें। नहीं, नाम सेम है, वैसे अलग अलग है। ठीक है। वो तो देखिए अकबर के समय थे ना, एक बार आप इमेजिन करें। हिमांशु, प्राइमरी टीचर जो है इन्हें, प्राइमरी जो इनके एजुकेटर थे या टीचर थे वो थे इनके दादाजी कोणदेव। अब देखिए जिसकी एजुकेशन का बेस बहुत स्ट्रांग होगा वो आगे जाके कामयाब होगा ही होगा। आप खुद भी देखिए बचपन में आपने सुना होगा भाई 10वीं तक की पढ़ाई अच्छे से कर लो, आपको आज लगता होगा अरे 10वीं के नंबर कहीं काम नहीं है, लेकिन वो ज्ञान तो काम आया ना जिसके सारे वो नंबर आए थे। पूरे चांसेस है कि अगर आप 10वीं में 90% के आसपास थे तो आपको मैथ समझ आ गई होगी, तभी आप 90 तक पहुंचे होंगे। और उसके सहारे के आज आपको मैथ्स में थोड़ी सी मदद होती होगी। तो भले ही बचपन में बताया गलत जाता है कि इस पे लिखे हुए नंबर काम आएंगे, बट उनका जो सेंस है वो सही होता है कि हाँ बेटा अगर 10वीं तक की पढ़ाई अच्छे से कर लेगा तो तेरे काम आ जाएगी। वो मैं मानता हूँ कि नंबर कहीं काम नहीं आने, आप 70 लाओ या 90 लाओ, इट डज नॉट मैटर, बट 90 तभी ला पाओगे जब दिमाग तेज होगा, और दिमाग तेज होगा तो वो आगे चल के मदद करेगा। तो गलत वो भी नहीं थे, गलत हम भी नहीं थे। प्राइमरी एजुकेशन जो इन्हें मिली वो कोणदेव जी से, इनके जो दादाजी हैं उनसे मिली, और इनका फाउंडेशन बड़ा ही स्ट्रांग हो गया। इनके जो फादर साहब हैं उनका नाम था शाहजी भोसले, और इनकी जो मदर है उनका नाम था जीजा बाई। इनकी जो वाइफ है उनका नाम था साई बाई। फटाफट नोट करें, फिर मैं अगले पेज पे चलता हूँ। नहीं, चिंता ना करें, समय के साथ सब बदल जाता है। देखिए बहुत सारे कामयाब लोग यहाँ तक आते आते खराब हो जाते हैं, तो खराब लोग जो है वो कैसे कामयाब नहीं होंगे? मेरे हिसाब से याद होना चाहिए ग्रीन, क्योंकि एक सवाल बना है, साई बाई जो है इनकी वाइफ है, यहाँ से एसएससी एक सवाल 2 साल पहले पूछ चुका है, तो मैं चाहूंगा कि आप याद कर लें। फादर मदर से अभी तक कोई सवाल मैंने नहीं देखा। आगे चलते हैं दोस्तों। समय आगे बीता, लमसम ये 30 साल के हो गए। 30 साल का मतलब 1657-58 की बात है। इन्होंने देखा कि उधर जो है मुगल साम्राज्य में बहुत सारा डिस्प्यूट है, तो इन्होंने मौका देख के क्या करा, जब औरंगजेब जो है अपना युद्ध कर रहे थे तो उस समय जो है इन्होंने अटैक करा कहाँ पर, तोरण फोर्ट पे। तोरण फोर्ट पे 1658-59 जब भी आप कहें, शिवाजी अटैक्ड तोरण। ठीक है जी। क्या इस बात को आप समझ पाए? और दोनों नामों से जाना जाएगा, हो सकता है आपने ये पढ़ा हो। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल अरुण। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? 1650, अरे भैया इतने मैसेज तुम लोग करते हो, सही हुआ तुम ऐसे फोन पे बात नहीं कर रहे, तुम तो कहते रहे रुको पहले मुझे ये बताओ, पहले मुझे वो बताओ। 1658 जो है, इसमें शिवाजी जो है अटैक करते हैं तोरण फोर्ट पे, ध्यान रखेंगे। और यहीं पर ये क्या करते हैं, हत्या करते हैं, किल्ड अफजल खान। ही वॉज द सूबेदार ऑफ बीजापुर। अब इसके पीछे भी कई कहानियां, अभी एक बच्चा थोड़ी देर पहले शायद ये बात लिख भी रहा था, अफजल खान वाली, याद नहीं है, शायद कोई लिख रहा था, जिसमें माना जाता है कि अफजल खान जो है इन्हें सुलह करने के लिए अंदर बुलाते हैं, और उनके पास जो है मतलब इन्हें हत्या करने का उनका एक प्लान होता है। ये निहत्थे जो है चले जाते हैं, इन्हें कोई डर था नहीं, और बदले में जो है वो इन पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट यही बदले में जो है उन्हें मार गिराते हैं। कई सारी देखिए कहानियां हैं, और आप कहानी माने या ना माने, अपने जो मुद्दे की बात है वो मैं स्क्रीन पर आपके लिए लिखते चल रहा हूँ। ठीक है जी। देखिए मेन वही होता था, किले को लूटना वाज द मेन पर्पस, देखिए जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो सके और मुगलों को चोट पहुंच सके। ठीक है। 1658 में ये काम हुआ। इसके बाद कहानी आगे बढ़ी काफी ज्यादा। जो हम यहाँ से आगे की तरफ पढ़ेंगे, देखिए हम सीधा शिफ्ट करेंगे आपके लिए कहाँ पर। अच्छा, कोहिनूर एज अ टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो कीप दिस इन माइंड। कोहिनूर जो है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो कई बच्चे जो है कोहिनूर का सोच रहे होंगे मैंने पढ़ाया नहीं है, कोहिनूर हम एज अ टॉपिक पढ़ेंगे, उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना। ठीक है। शिवाजी ने एक एक करके जब वो दिल्ली में बिजी थे औरंगजेब, टोटल 23 फोर्ट्स जीत लिए, कैप्चर कर लिए। एक एक करके 23 किले, 23 वर्ड ध्यान रखने काम आता है पेपर में, टोटल 23 किले कैप्चर कर लिए शिवाजी ने एक एक करके महाराष्ट्र वाले इलाके के अंदर। बट अभी भी औरंगजेब को क्या ही फर्क पड़ेगा, वो औरंगजेब है, समझ रहे हो ना, अपने को क्या ही फर्क पड़ रहा है। लेकिन फिर जब समय आगे बीता और ऐसी जगह अटैक करा गया जहां पर दिक्कत हुई, वो था 1664 का लूट ऑफ सूरत। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पर्सपेक्टिव बनाने में मदद हो रही होगी, बिकॉज पिछली बार मेहनत इसलिए करी गई थी जिससे कि यहाँ पर आपको मदद हो सके। फिर 1665 में ट्रीटी साइन हुई,
और फाइनली इन्हें कैद कर लिया गया धोखे से, या जैसे भी आप कहें। 1670 में इन्होंने वहां से भाग गए थे 1667 तक, सेकंड लूट ऑफ सूरत करी। और यहाँ पर जो है पकड़ बहुत बन गई इनकी, बिकॉज बहुत ही बड़ी बात है औरंगजेब को 2 बार लूटना, क्योंकि औरंगजेब को लूटना माना जा रहा था। भले ही उसके लिए सूरत कुछ बड़ी चीज नहीं थी, बट क्योंकि यहाँ से ट्रेड होता था तो नाक पे बात आ गई थी, और भाग गए, ना ही पकड़ में आ रहे ना कुछ। तो फाइनली इनकी इतनी पकड़ बन गई कि इनका सम्मान जो है काफी हद तक बढ़ गया। और फाइनली बहुत ही समय के बाद 1674 में हुआ शिवाजी कोरोनेशन, यानी राज्याभिषेक। आप नोटिस करेंगे बिना टाइटल के ही, बिना राज्याभिषेक के जो है अपना काम पे लगे हुए हैं। इन्हें कोई खास ऐसा वो नहीं है कि मुझे सो एंड सो टाइटल दिया जाए, ये बस अपना काम कर रहे हैं। वो समय जब आगे बीतता है, जब इनकी काफी एज हो जाती है, तब जाके इनका राज्याभिषेक होता है। और ये ध्यान रखेंगे, ये जो है रायगढ़ जो किला है, एट रायगढ़ फोर्ट, ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। बाय गंगा भट्ट, ये ब्राह्मण आए थे, पंडित जैसे भी आप कहना चाहें, इनके द्वारा जो है कोरोनेशन करा गया। समझ गए? जैसे कि आपके केस में आप देखेंगे, आपके घर में हवन पूजा होती है, तो कई बार क्या होता है कि हम बाहर से बुलाते हैं, बाहर से पंडित जी को बुलाते हैं, जिससे कि वो एक प्रॉपर तरीके वो काम हो सके, है ना। तो कुछ उस तरीके आप कहें कि कोई स्पेसिफिकली आए थे बहुत बड़े ब्राह्मण, जिन्होंने इस राज्याभिषेक को आप कहेंगे अंजाम दिया था, ठीक है। और राज्याभिषेक के साथ इन्हें 2 टाइटल मिले। एक टाइटल मिला छत्रपति का और महाराज का, समझ गए? यानी छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए अभी। और दूसरा टाइटल हिंदू बादशाह वाला। हिंदू बादशाह वाला कितना सही है कितना नहीं हो, मैं आपको कई बार बता ही चुका हूँ, बट हाँ, हिंदू बादशाह भी अभी इन्हीं को कहा जाने लगा। क्या यहाँ तक आप बात समझ गए दोस्तों? एक बार कंफर्म करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीजें आपको समझ आ रही है, पल्ले पड़ गई है। चलें दोस्तों आगे। अब आगे चले और समय आगे बीता, 1678 तक कहानी पहुंची। आप इस बात को समझ के देखिए, अगर कोई महाराष्ट्र से है, ये लिखना नहीं है जो अभी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, तो क्या उसके लिए समुद्र बहुत काम का है? सोच के देख, याद करो, समुद्र तो इतना काम का है कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में जो हमारा अजय देवगन जी हैं, वो कहते हैं जी मैं समुद्र से ही खुश हूँ, बस बाकी जो चौके हैं आप आपस में बांट लो। याद होगा आपको, समुद्र से, क्योंकि मेन ट्रेड होना है, तो समुद्र पे भी ध्यान देना जरूरी है, सिर्फ जमीन पे ध्यान देना जरूरी नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1678 में मराठास, व्हेन आई से मराठा, तो मराठास अंडर शिवाजी, समझ गए? मैं एक बार लिख देता हूँ, बट आगे मैं सिर्फ मराठास शब्द का इस्तेमाल करूंगा। शिवाजी के नेतृत्व में जो मराठास हैं, उन्होंने एस्टैब्लिश करी अपनी खुद की नेवी। 1678 है तो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मिश्रा जी। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाई? इन्होंने जो है नेवी बनाई, और हेडक्वार्टर जो है, अच्छा वाह, बहुत बढ़िया जी, आपने नोटिस करा, ये है मुंबई में। मुंबई में कोलाबा नाम की जगह पर आप कहेंगे हेडक्वार्टर उस समय हुआ करता था, समझ गए जी। बाकी सेना ऑलरेडी थी, बाकी जैसे पैदल वाली सेना, घोड़ों वाली सेना, वो हाथी वाली सेना, वो सब थी। साथ में इन्होंने क्या करा, अपना एक नेवी वाला कॉन्सेप्ट भी तैयार करा। सोच के देखिए, उस जमाने में इतने बड़े लेवल के काम है, और हम जो है इतना से डेटा पढ़ने में ही रो देते हैं कि अरे ऐसे कैसे, अरे सर जी हम तो बस बर्बाद हो गए, एसएससी पेपर ले नहीं रहा, हम ना जाने क्या करेंगे जीवन में। ऐसी बातें ना करें, देखिए थोड़ा समय और है, पेपर दीजिए, हो जाएगा आपका सिलेक्शन, क्या दिक्कत की बात है। बहुत बढ़िया मोइन, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आप समझ गए 1678 वाली बात, हेडक्वार्टर वाली बात। साथ में ये भी ध्यान रखेंगे, जो हेड ऑफ नेवी है, उन्हें कहा जाता था दरिया सारंग। दरिया मतलब समझ रहे हैं ना, ये आग का दरिया है, कूद के जाना है। दरिया मतलब पानी, कुछ भी कहें, मतलब वाटर बॉडी कह सकते हैं, ठीक है। दरिया सारंग जो है हेड ऑफ नेवी को कहा जाता था। चले दोस्तों आगे, क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं दोस्तों? फाइनली 1680 में शिवाजी जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1680 में शिवाजी डाइड, कर्नाटक मिशन पे गए होते, वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं दोस्तों? और कोलाबा लिखा है, परफेक्ट, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अब थोड़ा समझ के देखना। अब शिवाजी की क्योंकि मृत्यु हो चुकी है, तो शिवाजी के बेटे उस गद्दी पर बैठेंगे। अब पिछली स्लाइड आप छाप ले फटाफट। शिवाजी के जो बेटे हैं उस गद्दी पर बैठेंगे। शिवाजी के जो है 2 बेटे हुआ करते थे। एक बेटे थे जिनका नाम था शंभाजी, और दूसरे बेटे जो है इनका नाम था राजा राम। अब शंभाजी क्योंकि एल्डर थे, ये बड़े बेटे थे, तो ये बने अगले, ये बने जो है अगले, क्या बने, नेक्स्ट रूलर। समझ गए क्यों? ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जब उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो उस केस में जो है ये अगले रूलर बन जाएंगे इन 1680। 1680 में शंभाजी उस गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन ये कहां तक बैठेंगे? टिल 1689। याद है वो अकबर भाग गया था, और औरंगजेब आ गए थे, औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी, इनकी पत्नी और इनके बेटे को कैद करके ले गए थे। यानी 1689 तक जो है ये उस गद्दी पर बैठेंगे। बीच में क्या क्या हुआ आप जानते हैं कि बीच में
अकबर इनके पास आया, अकबर की मदद करी, वो सारी बातें हुई। 1689 में इनकी हत्या कर दी गई और इनके बेटे को कैद करके ले जाया गया और इनकी पत्नी को भी कैद करके ले जाया गया। ठीक है जी। अब इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, राजा राम जो है ये बने नेक्स्ट रूलर, यानी नेक्स्ट रूलर बने राजा राम जी, क्योंकि दूसरे बेटे थे। 1689 से 1700 तक ये रहे, यानी 11 साल ये रहे। अब इनकी भी हत्या कर दी गई औरंगजेब के द्वारा, यानी ही वाज आल्सो किल्ड बाय औरंगजेब। देखिए इतिहास जब पढ़ते हैं तो उसमें टीम नहीं चुनते हैं, बहुत बच्चे टीम चुन लेते हैं कि मैं तो मराठाओं की साइड हूँ, मैं तो मुगलों की साइड हूँ। आप बस देखिए चीजों को समझे, बस पढ़े और आगे बढ़े, मतलब इतिहास को इतिहास में ही रहने दें, बस जो हुआ उसे पढ़ के अपने पेपर में टिक करें। ऐसा नहीं कह रहे क्या बात हुई औरंगजेब ऐसे कैसे, प्लीज कुछ करो कि औरंगजेब ऐसे ना मारे। मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ, समझ रहे हैं ना आप। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस पढ़ा सकता हूँ आपको ये सब। ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाय औरंगजेब। अब इनका जो बेटा हुआ करता था उस समय सिर्फ 5 साल का था राजा राम जी का, तो इनके बेटे जो है अगले रूलर बनेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि शिवाजी की मृत्यु हो चुकी, संभाजी की मृत्यु हो चुकी, राजा राम जी की मृत्यु हो चुकी, संभाजी के बेटे कैद हैं और इनके जो बेटे हैं इस समय राजा राम जी के जो बेटे हैं वो बनते हैं नेक्स्ट रूलर। समझ गए जी। और इनका नाम था शिवाजी सेकंड। शिवाजी सेकंड जो है मात्र 5-7 साल के हुआ करते थे, ये बने अगले रूलर। अब ये कोई मतलब सेंस थोड़ी हुआ बात का, भाई वो नाम मात्र के रूलर बन गए हैं, लेकिन क्या पकड़ उनके पास होगी उन्हें भी कुछ पता ही नहीं होगा। तो जो इनकी वाइफ हुआ करती थी राजा राम जी की, उनके पास था एक्चुअल कंट्रोल। समझ गए, गार्जियनशिप किसके पास थी, राजा राम जी की पत्नी के पास। दोबारा से समझाता हूँ अगले पेज पे। देखिए शिवाजी जो है इनकी मृत्यु हो चुकी है, इनके 2 बेटे हैं संभाजी और राजा राम है। इनकी एक पत्नी है, कोई बता सकते हैं इनकी पत्नी का नाम क्या है? देखिए आपकी याददाश्त कितनी तेज है, बताएं। ताराबाई, अच्छा साई भाई, बहुत ही तेज याददाश्त है आपकी, तो क्या बात कर रहे हैं, मजा आ गया। देखिए चमनप्राश मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन खा के देखो, क्या पता कुछ काम करता हो, देख लेना जी, मुझे तो स्वाद पसंद है नहीं। ये सुबाई कहाँ हैं आप लोग? अभी ताराबाई बताया नहीं, अरे नोट्स का पिछला पन्ना भी देख लिया करो, या इसी पन्ने में जो लिखा वही पूछता रहूंगा हर बार। पिछले पन्ने भी हो सकते हैं ना बेटा, पिछली बार वाले नोट्स। डाउट्स में बस अब लेने लगा हूँ 5 मिनट के अंदर। इनकी पत्नी थी येसुबाई और इनका बच्चा था शाहू महाराज। ऐसी इनकी जो पत्नी है उनका नाम है ताराबाई और इनके जो बच्चे हैं वो है शिवाजी द सेकंड। ठीक है। अब शिवाजी की मृत्यु हो चुकी है, शाहू महाराज जी की मृत्यु हो चुकी है, ये लोग कैप्चर्ड है, और राजा राम जी की मृत्यु हो चुकी है। तो अगले रूलर बनेंगे ये, लेकिन गार्जियनशिप होगी ताराबाई जी के पास। क्या इस बात को आप समझ पाए? यानी राजा राम जी की जो पत्नी है उनका नाम ताराबाई है, यानी शिवाजी द सेकंड became the next ruler under the guardian of wife of ताराबाई, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है जी, वाइफ ऑफ राजा। फटाफट इसे नोट करें, आगे चलते हैं। ठीक है जी, ये देखिए कहानी क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ अगले पेज पे। बिल्कुल ग्रीन। देखिए 1627 से 1680, 1680 से 1689 से 1700 से 1700 से आगे चलेगा। ठीक है जी। यहाँ पर शिवाजी जी बैठेंगे, यहाँ पर कौन बैठेंगे, यहाँ पर बैठेंगे संभाजी जी, यहाँ पर राजा राम जी इन्हीं के भाई, यहाँ पर बैठेंगे 1700 से 1707 तक, यहाँ बैठेंगे आप कहेंगे शिवाजी द सेकंड या फिर ताराबाई जैसे भी कहें, और वापसी यहाँ पर आके बैठेंगे शाहू महाराज। ये आपको मैं आगे चल के समझाऊंगा। ठीक है जी। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? ये जो हिस्ट्री के ऊपर मूवीज बनती है, दे आर नॉट रिलेटेड टू पास्ट एंड नहीं बननी चाहिए, बट ऋषि देखिए बिजनेस इतना बड़ा है कि क्या कर सकते हैं। ये कुछ वैसा है जैसे चीनी नहीं खानी चाहिए, बट मैक्सिमम चीजों की ऐड अगर आप टीवी पे देखते हो तो चीनी की ऐड आती है, बिकॉज वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि उसे कोई क्यों ही बंद करेगा, मतलब रेवेन्यू जनरेशन बहुत जरूरी है। तो बस चल रही है कहानी। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात पूरी तरीके से समझ चुके हैं। एक बार कंफर्म करें आप लोग। यहाँ पर आपका आज का सेशन मैं कंक्लूड करता हूँ दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सीखने को मिला होगा। कल के सेशन में जब हम मिलेंगे, यानी मंडे के सेशन में जब हम मिलेंगे, तो उस केस में हम बात करेंगे कि शाहू महाराज जी के रूल के बाद 1707 में जब वो आजाद होंगे तो शाहू महाराज जी जो है वो कैसे गद्दी पर बैठेंगे और उसके आगे की कहानी क्या होगी। ये सब चीजें हम आने वाली क्लास में समझेंगे। ठीक है जी। लास्ट में शाहू महाराज जी हैं SHAHU। ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को सीखने को मिला होगा। अपना ख्याल रखें दोस्तों, अच्छे से तैयारी करें। आपसे मिलता हूँ मैं आने वाली क्लास में। अच्छे से अपनी तैयारी करें और कभी भी कोई भी दिक्कत है सीधा आके आप मुझे बताएं। एंड अगर अभी भी आपको लगता है कुछ टॉपिक्स आपको कम समझ आए, जितना पढ़ सके उतना पढ़े। एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट करके आपसे मैं बातचीत करूंगा, आप मुझे बता देना, मैं उसे रिवाइज करा दूंगा, चिंता नहीं करना। ठीक है। अच्छे से तैयारी करो। चलो, जो जाना चाहे जा सकता है। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखें। थैंक यू।